जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू इंस्पायर आईएएस पीसीएस। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पीटी 365 मैगजीन का इकोनॉमिक सब्जेक्ट, जिसका ये लेक्चर नंबर सेकेंड होगा। और जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इसमें जो है अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक के डेटा इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और इसका एक कंपाइलेशन है जो कि पिछले लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स को कवर करता है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में, आप जानते होंगे, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, तो हमने जो है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लिया था। तो आज के लेक्चर्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इसको देखेंगे। तो ये जो आज हम कवर करेंगे, ये फाइनेंस एंड टैक्सेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं इस पे हम कवर करेंगे। और इसके साथ साथ हम दूसरा है कि जो पेमेंट सिस्टम है अपने इंडिया का, जैसे यूपीआई हो गया, और ये एंड फाइनेंशियल जो मार्केट है, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो सब टॉपिक हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जीएसटी हो गया जो कि टैक्सेशन से रिलेटेड है। दूसरा है कि एलटीसीजी क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जिसको बोलते हैं। फिर अभी रिसेंटली जब जो हमारा बजट आया था उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटाया गया था, फिर बाद में रोल बैक किया गया। तो ये क्या होता है, देन इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट ये क्या होता है, एंड फिर हमारा यूएन ग्लोबल टैक्स ट्रीटी क्या होता है और इंडिया ने इसके लिए क्यों एग्री किया, इसको देखेंगे। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है, फिर डीपीआई क्या है, यूनिफाइड इंटरफेस जो हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जिसको शॉर्ट में यूपीआई बोलते हैं, इसको देखेंगे। सेबी के बारे में देखेंगे। एनएससी हो गया जिसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सारा डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और है जिसने हमारे एक व्यूअर ने बोला कि सर ये जो टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में स्किप कर दिया था क्योंकि ये यूपीएससी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो सर उसको डाउट था, तो इसको हम लास्ट में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी हमारे व्यूवर ने इसके बारे में कमेंट किया था उसको यहाँ पे लास्ट में हमारी वीडियो को करके आप देख सकते हैं। तो अभी आप जानते होंगे कि पीटी 365 मैगजीन इकोनॉमी मैगजीन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें पिछले लास्ट ईयर के जो करंट अफेयर्स होते हैं इसको कवर किया जाता है। और इसको पढ़ने का बेस्ट वे है कि आप जो भी करेंट अफेयर्स का टॉपिक है, मीन्स पीटी 365 में जो भी टॉपिक्स दिया हुआ है, इसको आप अपने स्टैटिक वाले पार्ट से प्लस इसके साथ साथ जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको एक साथ लिंक करिए। और दोनों को जितने से ज़्यादा हो सके लिंक करके रिकॉल करिए। एक्टिव रिकॉलिंग मीन्स एक्टिव रिकॉलिंग मीन्स क्या होता है कि सपोज यहाँ पे हमने सेटलमेंट साइकिल के बारे में कुछ यहाँ पे पढ़ा रहा है, तो फिर आप एक बार आपको रिकॉल करिए कि सेटलमेंट साइकिल से रिलेटेड आपके पास क्या क्या मेमोरी है, क्या क्या आपको याद है। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन करने का तरीका और बेटर हो जाएगा और रिकॉलिंग पावर भी बढ़ेगी इससे। तो आइए हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। और इन केस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमने फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। तो आइए हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि जीएसटी से रिलेटेड है, जो कि आप जानते होंगे टैक्सेशन से रिलेटेड है। और जीएसटी है ये इनडायरेक्ट जो टैक्सेस होते हैं जिसके लिए हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए ये उत्तरदायी नहीं होते हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो ऐसे टैक्स को हम कवर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में। तो रिसेंटली क्या था, जो जीएसटी का काउंसिल है इसने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया। तो बेसिकली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का काम क्या रहेगा, तो ये लोग डिसाइड करेंगे कि जो हमारा लग्जरी प्रोडक्ट है या फिर लग्जरी जो आइटम्स है उस पर टैक्स कितना लगाना चाहिए। और जो सिन या फिर डीमेरिट गुड्स हो गए उन पे जो है कंपनसेशन सेस से रिलेटेड क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो सिन प्रोडक्ट क्या होते हैं, बेसिकली कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे सोसाइटी के लिए काफ़ी ख़राब होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिन प्रोडक्ट का डेफिनेशन दिया है कि सिन प्रोडक्ट क्या होता है। तो सिन प्रोडक्ट ऐसे हुए जो हमारे शरीर के लिए या फिर हमारे सोसाइटी के लिए वो होते हैं, हार्मफुल होते हैं, अनडिजायरेबल होते हैं। मीन्स उसको कंज्यूम करने से आप जानते होंगे कि हमारे सोसाइटी में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और एथिकली जो रॉन्ग होता है, एथिकली मीन्स मोरली और एथिकली जो रॉन्ग होता है, जैसे हम सिगरेट का या फिर यहाँ पे एल्कोहल का या एल्कोहल का कंज्यूम करना, गैम्बलिंग करना, तो ये सारे हो गए सिन प्रोडक्ट। और कुछ प्रोडक्ट होते हैं डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स जो जैसे कि जिसका जो प्रोडक्ट कंज्यूम करने से हमारे हेल्थ पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ऐसे प्रोडक्ट को हम डीमेरिट
गुड्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स हो, टोबैको हो गया, सिगरेट हो गया, आप जानते होंगे ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसान करता है, फिर भी इसको लोग कंज्यूम करते हैं। तो ध्यान रखिए ये क्या हो गया, जो सिन प्रोडक्ट हो गए, जो एथिकली या मोरली जो अनडिजायरेबल होते हैं अपने सोसाइटी के लिए। दूसरा है कि डीमेरिट प्रोडक्ट, जो हमारे हेल्थ के लिए ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं, ऐसे को हम डीमेरिट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसी पे टैक्सेशन कितना होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को डिसाइड करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया है। और ये किसने बनाया है? ये बनाया गया है जीएसटी काउंसिल के द्वारा। तो अभी देख लेते हैं कि जीएसटी के बारे में क्या है। तो जीएसटी आप जानते होंगे 2017 में लाया गया था, और जब जीएसटी लेकर आया गया था तो बहुत सारे टैक्सेस जो टैक्स थे उसको कंबाइन करके जीएसटी में लाया गया था। तो स्टार्टिंग में बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि जब तक आपको इससे बेनिफिट नहीं होता तब तक हम कुछ इसका स्टेट को प्रॉफिट देंगे। तो उस जो टैक्स हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को जितना भी टैक्स देगी, टैक्स में छूट देगी या फिर एडिशनल पेमेंट करेगी, उसी को हम कंपनसेशन बोलते हैं स्टेट को, जिससे जो स्टेट है उसका जो भी रिवेन्यू में लॉस हुआ है। सपोज अभी पहले क्या था, जो स्टेट है, स्टेट के पास यहाँ पे हमारा इंडिया है और यहाँ पे कोई स्टेट है, तो स्टेट के पास बहुत सारे पावर थे कि वो अलग डिफरेंट टाइप के नियरली 8-10 टैक्स लगाते थे। तो 8 या 10 टैक्स लगाने से क्या होता था कि स्टेट का जो है रिवेन्यू काफ़ी बढ़ जाता था। बट जीएसटी आ जाने से वो स्टेट का वहाँ पे जो टैक्स हो गया, एक सिंपल टैक्स हो गया जीएसटी। तो इससे क्या हो गया कि स्टेट का जो है रिवेन्यू कम हो गया। तो रिवेन्यू कम होगा तो वो क्यों चाहेगी कि हम जीएसटी में पार्टिसिपेट करें। तो इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने या जीएसटी काउंसिल ने बताया कि अभी तक आप क्या करिए कि 2026 तक का हम टारगेट देते हैं कि यहाँ पर जो भी आपका लॉस है, रिवेन्यू में लॉस होगा, उसका हम भरपाई करेंगे और उसको कंपनसेट करेंगे। उसी चीज़ को हम बोलते हैं कि कंपनसेशन सेस। तो ये किस पे लगाया जाता है? अभी देखिए, ये लग्जरी प्रोडक्ट हो गया, सीन प्रोडक्ट हो गया, डीमेरिट प्रोडक्ट हो गया, जिनका जो स्लैब है 28% से ज़्यादा रखा गया है। 28% जो है मैक्सिमम जीएसटी का स्लैब है, जो 28% रखा गया है। तो हमने बताया कि जीएसटी क्या होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और ये वैल्यू एडेड टैक्स होता है। सपोज आपका कोई आपने कोई मार्केट से प्रोडक्ट लिया है जिसका कॉस्ट प्राइस जो है, सीपी जो है, मीन्स कॉस्ट प्राइस नियरली यहाँ पे 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ है, फिर उसमें क्या है कि सपोज 10 रुपीज़ उसका प्रॉफिट है। तो इसके बाद जो भी टैक्स लगेगा वो 110 पे लगेगा। तो ये वैल्यू को ऐड कर देता है, मीन्स यहाँ पे वैल्यू एडिशन कर रहा है। तो इसी को इसलिए हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। तो इससे जो कब लाया गया था, ये लाया गया था 2017 में लाया गया था। और जब भी ये लाया गया था इसके लिए संविधान में 101वां संशोधन किया गया था, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इससे जो है जीएसटी में क्या क्या फीचर है, तो टैक्स का स्लैब देख हमने बताया कि इसमें बेसिकली जो है 5 तरीके का टैक्स स्लैब। एक तो 0% है, दे सेकेंड है कि 5%, थर्ड है 12%, फोर्थ है 18%, और सबसे हाईएस्ट टैक्स कैटेगरी जो है 28% का रखा गया है। और इसमें कुछ जगह डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी रखा गया है। जैसे कुछ स्टेजेस पे सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन मीन्स एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, और कुछ कोई स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट है तो उसमें जो है डेस्टिनेशन बेस पे स्पेशल टैक्स लगाया गया है। फिर डुअल जो स्ट्रक्चर है, डुअल स्ट्रक्चर मीन्स जीएसटी में भी देखेंगे कि आप क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि पहला होता है कि सेंट्रल जीएसटी, दूसरा होता है स्टेट जीएसटी, और एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे कि जो आईजीएसटी होता है वो तब होता है जब आप सेंटर, क्या होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब ट्रेवल होता है तो उस चीज़ को इंटीग्रेटेड जीएसटी के थ्रू वहाँ पे सेंटर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको भेज दिया जाता है। तो जीएसटी जो है हमारा एक वन नेशन वन टैक्स की तरह काम करता है। और इसका गवर्नेंस जो है, मीन्स इसका देख रेख मेंटेनेंस जो है, और किस पे कितना टैक्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये देखने का काम कौन करता है, ये जीएसटी काउंसिल करती है। और जीएसटी काउंसिल करती है तो क्या कोई भी शॉपकीपर है या फिर कोई बिजनेस है तो उसके लिए कोई जीएसटी नंबर दिया जाता है, तो हाँ, इसको एक जो जीएसटी नंबर दिया जाता है जो कि जीएसटीएन से स्टार्ट होता है। जीएसटीएन स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, मीन्स इस नेटवर्क से जोड़ के जो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है उसी को जीएसटी बोलते हैं।
तो हम देख लेते हैं कि जीएसटी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में इससे क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ये आर्टिकल 279A में है, इसको ऐड किया गया है। और कौन से संविधान के संशोधन में ऐड किया गया है, ये जो संविधान का 101वां संविधान संशोधन हुआ था, वहाँ पे इसको ऐड किया गया है। अभी सेकेंड पॉइंट है कि जो जीएसटी काउंसिल है ये किसके द्वारा बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है कि हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं इनके द्वारा बनाया जाता है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरमैन बन जाते हैं। मीन्स क्या हुआ कि राष्ट्रपति ने जब भी जीएसटी काउंसिल बनाया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका चेयरमैन होगा वो कौन होगा, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होंगी। जैसे अभी के लिए निर्मला सीतारमन जी, तो ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एज ए चेयरपर्सन काम करेंगी किसका, जीएसटी काउंसिल का। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो हमने बताया ऑब्जेक्टिव होगा कि किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स रखना है, कौन सा पॉलिसी जीएसटी से रिलेटेड इम्प्लीमेंट करना है, सेंटर या स्टेट को क्या रिकमेंडेशन देना है, ये सब काम कौन करेगा, ये जीएसटी काउंसिल करेगी। और टैक्स से रिलेटेड जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इससे रिलेटेड जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो जीएसटी काउंसिल ही होगी। और इसमें सपोज कोई डिसीजन यहाँ पे लिया जाता है तो ये डिसीजन लेने का तरीका ये है कि 3/4 मेजोरिटी की ज़रूरत है। मीन्स यहाँ पे सपोज यहाँ पे 100 मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स रहेंगे तो नहीं, सपोज यहाँ पे 20 मेंबर्स हैं तो एटलीस्ट 50 लोगों की सहमति की ज़रूरत है, तभी जाके कोई भी यहाँ पे जो है एक्ट या फिर जो इंस्ट्रूमेंट है ये पास हो पाएगा। और इसमें ज़्यादातर जो पावर है स्टेट्स को दिया गया है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर ये बना रहेगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन सब चीज़ों के बाद भी आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, या फिर कुछ जीएसटी से रिलेटेड आपने लग रहा है कि हाँ ये गलत हो रहा है, तो आप जीएसटी का एक अपीलेट ट्रिब्यूनल है। तो बेसिकली क्या होता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है कि सपोज जीएसटी काउंसिल ने कोई एक डिसीजन लिया, बट आप उससे एग्री नहीं कर रहे हैं, और या फिर उसमें आपको कुछ इशू मिला है, तो आप उसके अगेंस्ट कहाँ जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में। तो वहाँ पे आपकी जो भी कंप्लेंट रहेगा उसका आप सुनवाई करेगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये एक प्रिंसिपल बेंच होता है, और ये कहाँ पे होता है, ये न्यू दिल्ली में होता है। और इसका सब ऑफिस में मीन्स छोटे छोटे ब्रांच अलग अलग स्टेट्स में भी होते हैं। तो प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है, हमने बताया कि एक दिल्ली में प्रिंसिपल ब्रांच हेड ऑफिस जैसा रहेगा, और उसके छोटे छोटे ब्रांच अलग अलग स्टेट्स में रहेंगे। तो प्रिंसिपल बेंच ये किसके द्वारा ये किया जाता है, प्रिसाइड किया जाता है, तो ये किया जाता है हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा। जिसमें क्या होता है कि एक तो प्रिंसिपल होते हैं, दूसरा होते हैं कि दो इसमें टेक्निकल मेंबर्स होते हैं जो इससे रिलेटेड देख रेख करते हैं। दूसरा हो गया इसमें जो जीएसटी, ये हो गया एपीलेट ट्रिब्यूनल, वो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। और किससे कंसल्टेशन के बाद, ये पहले कंसल्ट करते हैं जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करती है। उसके बाद वहाँ पे जो भी प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट के लिए नेम भेजती है, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल बेंच के लिए एक जो भी चेयरपर्सन है उनको अपॉइंटमेंट कर देते हैं। और इनका जो टेन्योर होता है ये 3 साल का टेन्योर रखा गया है, या तो 3 साल पहले हो जाए, नहीं तो फिर 70 साल का जो भी पहले होता है उस बेस पे रिटायरमेंट हो जाते हैं। और री अपॉइंटमेंट के लिए मीन्स एक बार रिटायर हो गए तो दोबारा भी वो उस पोस्ट पे दोबारा अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो ये हो गया, जीएसटी हो गया। अभी हम देख लेते हैं कि एक्साइज ड्यूटी क्या होता है। तो एक्साइज ड्यूटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स का टाइप है। तो ये किस पे अप्लीकेबल होता है, ये जो हमारा गुड्स बनता है, हमारा जो भी सामान इंडिया में बनता है उस पे लगाया जाता है। और ये सिर्फ इंडिया में बने गुड्स पे ही लगाया जाता है। सपोज फॉरेन से कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उस पे क्या लगता है, उस पे कस्टम ड्यूटी लगती है, क्योंकि वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है तो उस पे कस्टम लगेगा। और जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है उस पे लगता है एक्साइज ड्यूटी। तो अभी के लिए देखा जाए तो एक्साइड जो ड्यूटी है सिर्फ सिर्फ पेट्रोलियम और जो हमारा लीकर प्रोडक्ट है, मीन्स मदिरा वाला वो शराब हुआ, लीकर हो गए, वहाँ पे तो ऐसे दो प्रोडक्ट पे अभी के लिए हमारा यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगा है। बाकी जो है यहाँ पे जीएसटी में कवर हो गया है। तो इससे रिलेटेड आपको भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके अपने डाउट्स बताएं।
और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पे अपने चैनल पे बना के अपलोड किया हुआ है, प्लीज़ उसको चेकआउट करें और कैसा लगा वो भी बताएं। और इसके बाद क्या करेंगे हम कि आज एक से दो लेक्चर और लगेगा जिसमें हमारा पूरा पीटी 365 इकोनॉमी का कंप्लीट हो जाएगा और इसका एक कंपाइलेशन वीडियो लॉन्ग में हम बना के अपलोड कर देंगे। और पॉलिटी का भी हमने पीटी 365 ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो वहाँ पे भी जाके आप हमारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो वैसे सारे व्यूअर्स को थैंक यू। हमारा अगला टॉपिक है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो बेसिकली इसमें उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं, बट बस आपको ऐसे टर्म से अवेयर रहना है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा सिचुएशन है होता है ये, जिसमें जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट होता है, जैसे हम सॉरी जो हमारा यहाँ पे ये तीन प्रोडक्ट, ये छोटे छोटे ये रॉ मटेरियल है और ये रॉ मटेरियल मिलके यहाँ पे एक बड़ा सा कोई मटेरियल बने। तो क्या होता है कि सपोज इस पे और ये इन तीनों प्रोडक्ट पे जीएसटी या फिर जो टैक्स है ये ज़्यादा है, और इन इसमें फाइनल प्रोडक्ट बनने पे इसका जो टैक्स है ये टैक्स कम है। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इन्वर्टिबल ड्यूटी स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखेंगे दिया है कि एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें जो इनपुट गुड्स होते हैं, मीन्स ये जो हमारे रॉ मटेरियल होता है इन पे हायर टैक्स होता है एज कम्पेयर टू जो हमारा जो फाइनल फिनिश्ड गुड्स होता है इस पे। तो इससे क्या रहता है कि जो जीएसटी रेट होता है रॉ मटेरियल पे हमें ज़्यादा देना पड़ता है, बट वही जब हमारा फाइनल मटेरियल बन के आ जाता है तो उस पे हमें जीएसटी कम देना रहता है। तो ये सारा एक ऐसा सिचुएशन होता है। तो इससे क्या होगा, तो देखेंगे कि इम्पैक्ट, पहला इम्पैक्ट ये होता है कि सब सपोज हमारा किसी मेन प्रोडक्ट को बनाने में हमारा इनपुट कॉस्ट ही जब ज़्यादा लग जाएगा तो वो प्रोडक्ट जो है एक्सपेंसिव हो जाएगा, मीन्स महंगा हो जाएगा। तो ये इसका मेन जो है इसका इम्पैक्ट है। बाकी ऐसा कुछ इसमें है नहीं एक्सप्लेन करने वाला, और ना तो ये एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट है। तो हम मूव करते हैं अपने सेकेंड नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलटीसीजी। बेसिकली एलटीसीजी क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है और इंडेक्सेशन क्या होता है इसको देखेंगे। तो जो है कि हमारा जो कैपिटल गेन है ये यहाँ पे देखिए डिफाइन किया गया है कि कैपिटल गेन जो है दो टाइप का होता है। एक होता है शॉर्ट गेन, शॉर्ट जैसा कि नेम बता रहा है, शॉर्ट मीन्स कम समय के लिए। दूसरा है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मीन्स जो आप लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसे को हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो इसका क्या कंडीशन रखा गया है, तो इसमें देखेंगे कि दो तरीके का कंडीशन रखा गया है। एक रखा गया है 24 महीने का कंडीशन, एक रखा गया है 12 महीने का, यहाँ पे 12 महीने का कंडीशन, और दूसरा है यहाँ पे 24 महीने का। तो जैसे ऐसा इम्यूवेबल कोई यहाँ पे प्रॉपर्टीज है जैसे रियल इस्टेट, तो ऐसे केस में देखेंगे कि जो हमारा शॉर्ट टर्म का कंडीशन रखा गया वो 24 महीने रखा गया। मीन्स आप रियल इस्टेट में का कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहाँ पे 24 महीने के अंदर उस प्रॉपर्टी को बेच देंगे, तो उससे गेन होने वाले जो प्रॉफिट है उस पर लगेगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। बट यहाँ पे सिक्योरिटीज होगा, जैसे सिक्योरिटी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक हो गया, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए 12 मंथ को कंसिडर किया जाता है। मीन्स आपने सपोज कोई स्टॉक खरीदा या फिर म्यूचुअल फंड खरीदा और आपने एक साल के अंदर उसको बेच दिया, तो उससे होने वाले प्रॉफिट को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे, और उस पर लगने वाले टैक्स को हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलेंगे। सेम इसका रिवर्स हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए कि सपोज हमारा 36 महीने से ज़्यादा का है जो मूवेबल एसेट्स है उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे, और जो स्टॉक से रिलेटेड हो गया, स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इक्विटी या शेयर हो गया, वैसे को 12 महीने से ज़्यादा आप होल्ड करते हैं तो उस पे होने वाले प्रॉफिट को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, और उस पे लगने वाले टैक्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलेंगे। तो अभी इसमें देखिए कि जो की प्रोविजन क्या है, सपोज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो क्या क्या प्रोविजन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे यह है एक इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो बेसिकली इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इंडेक्सेशन का जो रेट है
एक एग्जांपल से हम यहाँ पे बताएंगे कि सपोज ने ए ने एक प्रॉपर्टी लिया 2010 में। 2010 में कितने की लिया, यहाँ पे 10 लाख का लिया। 10 लाख का इसने प्रॉपर्टी लिया और सेम ए ने ही उसको 2022 में आके उसको 25 लाख में बेच दिया। तो 25 लाख में बेचा, तो अभी देखा जाए तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है 15 लैक्स का, 15 लाख का। बट आप देखेंगे कि अभी के बिना टैक्स इंडेक्सेशन बेनिफिट के बेस पे देखा जाए तो सरकार इसको 15 लाख प्रॉफिट हुआ तो 15 लाख पे टैक्स लेगी। बट इसमें आप नोटिस ये करेंगे कि 2010 में महंगाई कुछ और थी और 2022 में महंगाई कुछ और। तो जब हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि उस प्रॉफिट में जब हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिए तो क्या होगा, फिर लास्ट में जो बचता फाइनल आपका गेन, उसी को हम बोलते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो यहाँ पे आपने देखा कि नियरली 4% या फिर 5% के रेट से इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो पिछले यहाँ पे 2010 से 22 के बीच में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है टाइम टाइम पे एक इन्फ्लेशन रेट निकालता रहता है। उस रेट के बेस पे वहाँ पे इंडेक्सेशन किया जाता है कि सपोज 2000 में कितना आपका प्राइस था, अभी कितना था, तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे इंडेक्सेशन बेनिफिट दिया जाता है था कि जिससे कि आपको 15 लाख पे ना टैक्स लगे, सिर्फ आपको 5 लाख पे ही टैक्स लगे, क्योंकि 10 लाख तो ऐसे महंगाई में ही बढ़ गया। तो ये होता था हमारा इंडेक्सेशन बेनिफिट, जिसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मीन्स हम महंगाई को उसमें से घटा दिए। तो इसमें भी दो देखिए, दो रिजिम थे। एक था ओल्ड रिजिम, इसमें 20% लगता था, और न्यू रिजिम में यहाँ पे 12.5%। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी एग्जाम के लिए। मेन है कि आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है ये जानना था, और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये जानना था। तो ये क्या होता है कि हमने बताया कि जो भी परचेज प्राइस होता है उसमें इन्फ्लेशन को जब ऐड कर दिया जाता है तो उसको हम एक इंडेक्सेशन बेनिफिट बोलते हैं। और ये जो है ये यूपीएससी में भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है और ये कौन रिलीज करता है। तो बेसिकली ये रिलीज करता है इनकम टैक्स, हमारा जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये रिलीज करता है। और ये कहाँ पे इसका मेंशन है कि सेक्शन 48 में मेंशन है कि हर साल जो भी फाइनेंशियल ईयर ये बीतता है, उसके बाद क्या करती है कि हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है एक यहाँ पे जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, जिसको शॉर्ट में CII बोलते हैं, वो रिलीज करती है डेटा। और उस डेटा के हिसाब से इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाता है जो भी हमारे इन्वेस्टर या फिर यहाँ पे जो भी खरीदने या बेचने वाले लोग होते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया जाता है जिससे कि आपका टैक्स कम होता है। और रियल गेंस पे इस पे क्या होता है कि जो रियल गेंस से जो रियल इस्टेट वाली कंपनी होती है इनको भी बेनिफिट होता है, जिससे उसमें इन्वेस्टमेंट और फिर काफ़ी अच्छा हो जाता है। हमारा अगला टॉपिक है कि इनहेरिटेंस टैक्स। तो इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है इसको देखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, एक वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम होता है। तो इनहेरिटेंस में बेसिकली क्या होता है कि सपोज यहाँ पे ये हैं किसी के, ये पर्सन ही हैं, इस इनके चल के दो यहाँ पे सन हुए, यहाँ पे सन दो दो सन हुए, सन हो गए एक तो एक्स हो गए, फिर दूसरे हो गए कि वाई। फिर लास्ट में सपोज इनका डेथ हो जाता है, ए का डेथ हो जाता है, ए का डेथ हो जाता है। तो इनके पास जो भी सपोज यहाँ पे 1 करोड़ का प्रॉपर्टी था, तो इनका ट्रांसफर जो है ये हो जाएगा, एक्स को कुछ चला जाएगा 50%, 50% यहाँ पे वाई को चला जाएगा। तो क्या होगा कि सपोज ऐसे केस में जब भी प्रॉपर्टी यहाँ पे ए से एक्स को वाई को ट्रांसफर हो रहा है, तो इस बीच में यहाँ पे कुछ टैक्स लगा दिया जाए, टैक्स लगा दिया जाए, जिससे कि इस टैक्स से होने वाले यहाँ पे जो भी टैक्स से पैसा मिलता है, इससे जो है जो गरीब लोग हैं उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट दिया जाए। तो ऐसे टैक्स को हम इनहेरिटेंस टैक्स बोलेंगे, जो कि एक आप अपने जो है पूर्वजों से आप इनहेरिट कर रहे हैं। मीन्स जो है यहाँ से देखेंगे कि ए है, ए से एक्स तक इनहेरिट हुआ है, फिर यहाँ पे वाई तक इनहेरिट हुआ, तो इसी को हम वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, जिससे कि हमारे देश में इनइक्वालिटी
इससे कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि अब देखेंगे कि सपोज ए है, ए के पास 1 करोड़ है, बहुतों के पास उतना नहीं होता है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि अमीर अमीर बनता जाएगा, गरीब गरीब ही रह जाएगा। तो अमीर का जब वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो गरीबों के पास रिसोर्सेज काफ़ी कम रहेगा। तो इसकी यही मेन कॉन्सेप्ट था जिससे की इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कशन हो रहा था हमारा जब भी इलेक्शन चल रहा था। तो इनहेरिटेंस टैक्स हमने बताया कि जो भी प्रॉपर्टी या असेट्स होता है, जब कोई इंडिविजुअल की डेथ के बाद उसको इनहेरिट किया जाता है उसके चाइल्ड या फिर ग्रैंड चाइल्ड में, तो उस पे लगने वाले टैक्स को हम इनहेरिटेंस टैक्स लगते हैं। तो अभी तक इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स है क्या? नहीं। तो फिर इसका आंसर है कि नहीं, इंडिया में अभी तक कोई भी इनहेरिटेंस का टैक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या हम वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे ऐसा कुछ इनहेरिटेंस टैक्स कहीं पे लगता है क्या? तो जी हाँ, यहाँ पे देखेंगे कि जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यूएसए हो गया, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस टैक्स ऑलरेडी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इससे पोटेंशियल बेनिफिट क्या होगा? तो इससे होगा, एक तो जब भी टैक्स लगेगा तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा तो ये सोशल वेलफेयर स्कीम्स पे, डेवलपमेंट पे और ज़्यादा खर्च कर सकती है। दूसरा है कि वेल्थ का जो इनइक्वालिटी है ये भी इससे कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि जब अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है, तो जब अमीर अमीर बनने के बीच में ही सरकार उस पर कुछ टैक्सेस लगाएगी, उसका कुछ वेल्थ अपने पास रख के वो गरीबों में बांटेगी, तो उससे क्या होगा कि वो वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आप देखेंगे कि इनइक्वालिटी जो है यहाँ पे घटेगी। इसका और क्या-क्या इम्प्लीकेशन या प्रभाव हो सकता है? तो इसको बचने के लिए या इससे बचने के लिए देखेंगे कि टैक्स इवेजन हो सकता है, कि मीन्स जो भी है यहाँ पे, इस केस में हमने ए का एग्जांपल ए और उसका एक्स और यहाँ पे जो वाई था इसका एग्जांपल दिया था। तो इस केस में क्या करेगा कि ए अपने नाम पे प्रॉपर्टी ना लेके डायरेक्ट वो वाई के नाम पे ले लेगा, एक्स के नाम पे ले लेगा। तो ये एक टैक्स इवेजन का पार्ट बन गया। दूसरा है कि बहुत लोग सोचेंगे कि हमको जब सरकार हमसे टैक्स ही ले ले रही है इनहेरिटेंस के नाम पे, तो हम सेविंग क्यों करें? मीन्स इतना सेविंग हमें करने की क्या ज़रूरत है? फिर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे देखेंगे कि एक और इम्प्लीकेशन है कि डबल टैक्सेशन। मीन्स देखेंगे कि जो पर्सन यहाँ पे ए है, ए ने अपने जो भी इनकम कमाया है, तो एक तो डायरेक्ट टैक्स दिया, इनकम टैक्स। अभी सेम उसके बाद इनकम टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा वो ए के पास आया, ए ने उस चीज का प्रॉपर्टी खरीदा, अब वो प्रॉपर्टी बच्चों में ट्रांसफर हो रही है, तो वापस यहाँ पे एक तरह का टैक्स आ रहा है। तो एक तो यहाँ पे हमारा इनहेरिटेंस टैक्स आ जा रहा है और इसके अर्निंग पे लग रहा है कि यहाँ पे इनकम टैक्स लग रहा है। तो ये दो तरीके का टैक्स लग रहा है, मीन्स ये डबल टैक्सेशन हो गया, जो कि गलत है। तो इसका हिस्ट्री देख लेते हैं। तो इंडिया में इस तरीके का पहले से कोई ऐसा सिस्टम था तक क्या? तो इसका आंसर है नहीं जी नहीं। यहाँ पे हमारे इंडिया में इस तरीके का कोई भी पहले से इनहेरिटेंस टैक्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इससे मिलता जुलता हमारे पास गिफ्ट टैक्स था, वेल्थ टैक्स था। तो जो गिफ्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स, इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो गिफ्ट टैक्स क्या होता है कि सपोज किसी पर्सन को कहीं से कोई गिफ्ट मिलता है, तो वो गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है, तो उस पे लगने वाले टैक्स को हम गिफ्ट टैक्स बोलते थे। और वेल्थ टैक्स क्या होता है कि सपोज कोई हमारे कंट्री में आप जानते होंगे कि हमारा कोई इलिट क्लास है, तो यहाँ पे देखेंगे कि वो कोई इलिट क्लास है, तो इलिट क्लास पे लगने वाले टैक्स को सपोज किसी का सरकार ने बोल दिया, जिनका भी एनुअल एनुअल इनकम जो है 5 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ से जिसका एनुअल इनकम ज़्यादा है, उसको हम एडिशनल 1% का एक वेल्थ टैक्स लगाएंगे। क्योंकि सरकार उतना उसको रिसोर्सेज दे रही है, तो वो सोच रही है कि उसके पास 1% हम वेल्थ टैक्स लगाएं। तो ऐसे टाइप को टैक्स को वेल्थ टैक्स बोलेंगे। और जो गिफ्ट के थ्रू हमारा 50,000 से एक्सीड करने वाले अमाउंट पे लगने वाला टैक्स, हम उसको गिफ्ट टैक्स बोलते थे। हमारा अगला टॉपिक है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। तो बेसिकली एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या होता है, तो ये देखते हैं। तो इसका यहाँ पे देखिए डेफिनेशन यहाँ पे क्या होता है कि जो टैक्स पेयर और यहाँ पे टैक्स पेयर है और यहाँ पे टैक्स लेने वाली अथॉरिटी है, तो इन दोनों लोगों के बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाए जिससे क्या हो कि जो प्राइसिंग है, ट्रांसफर ऑफ प्राइसिंग रहे और मेथड ऑफ प्राइसिंग, ये दोनों ये
फिक्स रहे पहले से, तो इस टाइप के एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। तो अभी एग्जांपल से समझेंगे कि सपोज एक कंपनी है, ये इंडिया है और यहाँ पे देखेंगे यूएसए है। तो यूएसए में कोई कंपनी एक्स है और एक्स कंपनी है और एक्स की कोई सब्सिडरी कंपनी यहाँ पे जेड है। तो आप देखेंगे कि सपोज यहाँ पे एक्स ने कुछ यहाँ से सामान पर भेजा, तो यूएसए गवर्नमेंट ने उस पर कुछ और टैक्स लगाया, और यहाँ पे इसने क्या किया कि इंडिया में जाने के बाद वहाँ पे जो सामान पहुँचा वहाँ पे, यहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट ने कुछ और टैक्स लगाया। तो इन दो कंट्री के बीच में, इंडिया और यूएसए कंट्री के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट हो जाए कि हमारा सपोज कोई सब्सिडरी कंपनी है और यहाँ पे कोई प्रोडक्ट जाता है, तो उस पर टैक्स का कुछ एक कंडीशन आ जाए, तो ऐसे टाइप की कंडीशंस को हम एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट बोलेंगे, जिसमें पहले से तय रहेगा कि हमारा कितना टैक्स लगेगा, कितना नहीं लगेगा और कहाँ पे ये लगना है। तो इस टाइप के एग्रीमेंट को हम एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट बोलेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे एक है ट्रांसफर प्राइसिंग। तो बेसिकली ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है कि सपोज ऑनरशिप सेम रहे, हमने बताया कि यहाँ पे एक्स है और इसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो मीन्स यहाँ पे देखेंगे कि ये ऑनरशिप जो है सेम है, तो इस ऐसे इसके बीच में जो प्राइस डिसाइड होगा, इस प्राइस को हम ट्रांसफर प्राइस बोलेंगे, एक देश से जब दूसरे देश में कोई प्रोडक्ट जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, तो ये देखेंगे कि ये जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है, इसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा, जिससे कि डबल टैक्सेशन से हमें ये काफ़ी हेल्प मिलेगा। और अगला पॉइंट है कि आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। तो बेसिकली आर्म लेंथ प्रिंसिपल क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि सपोज यहाँ पे कंपनी एक्स है और इसकी दो कंपनी सब्सिडरी कंपनी है, एक वाई है एक जेड है। तो इसने क्या किया कि ये बनाती है, यहाँ पे बैटरी बनाती है, और ये बैटरी बनाती है, और जो वाई है ये बनाती है मोबाइल, ठीक है। तो सपोज यहाँ की वाई को अभी बैटरी की ज़रूरत पड़ी, तो ये क्या करेगी, यहाँ से भी ले सकती है, अपने सब्सिडरी कंपनी से भी ले सकती है, नहीं तो फिर बाहर से आउटसोर्स, बाहर की कंपनी से यहाँ पे ले सकती है, ए से भी ले सकती है। तो सपोज यहाँ पे अभी 5 रुपये में यदि बैटरी ले रही है, तो फिर ये बाहर की कंपनी से भी लेगी, तो इस ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे उससे महंगा हम ले लें, 10 रुपये में लें या फिर 3 रुपये में, नहीं। आप 5 रुपये में यहाँ पे भी बैटरी ले रहे हैं, तो आपको 5 रुपये ए को भी देना पड़ेगा सेम बैटरी के लिए। तो इस तरीके की जो प्राइस का एग्रीमेंट होता है, उस चीज़ को हम आर्म्स लेंथ प्राइस बोलते हैं, जहाँ पे देखेंगे कि जो रिलेटेड पार्टी के बीच में जो प्राइस का एग्रीमेंट होता है, सेम वही एग्रीमेंट अनरिलेटेड जो पार्टीज हैं उनके बीच में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका टाइप दिया है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए, तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे कट कर रहे हैं, ये इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसके लिए जो कंडीशन रखा गया है वो इनिशियली 5 ईयर्स का रखा गया है। जो हमारा ये टॉपिक है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, जिसमें इसको 5 साल के लिए इनिशियली रखा गया है, जिसको बाद में रिव्यू करके और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। और ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करती है हमारी जो सीबीडीटी है। सीबीडीटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है एक स्टैच्यूरी बॉडी है, और स्टैच्यूरी बॉडी है तो फिर इसको कहाँ से सपोर्ट या बैकिंग मिलता है, तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू लाया गया था, और उस एक्ट का नाम था कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू एक्ट 1963। और ये किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है कि जो हमारे कंट्री में टैक्सेशन सिस्टम है या लॉ है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन करना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। हमारे पढ़ाने से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारा अगला टॉपिक है कि डबल टैक्सेशन। तो डबल टैक्सेशन यहाँ पे देखेंगे कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यहाँ पे दिया है कि अवॉइडेंस मीन्स सपोज एक प्रोडक्ट पे 2 बार टैक्स ना लगे, ऐसा कोई एग्रीमेंट किया जाए। तो ये एग्रीमेंट किसके किसके द्वारा किया गया है, इंडिया और मॉरिशस के द्वारा। और ये किस पे किया गया है, देखिए, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि ये तो साइन किया गया है बट रेटिफाई नहीं किया गया है।
तो साइन करना और रेटिफाई करना दोनों दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो अभी हम देखेंगे कि साइन क्या होता है। कि सपोज इंडिया में मॉरिशस के राष्ट्रपति आए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हैं कि जिससे हमारे दोनों कंट्री को बेनिफिट होगा। तो मॉरिशस के प्रेसिडेंट ने बोला कि हाँ हाँ ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे कि ठीक है साइन हुआ है। बट उनके हाँ हाँ बोल देने से काम नहीं चलता है, उनको जाके अपने जो भी सदन होगा, सांसद होगा, वहां से बिल पास करवाना होगा। तो क्या करेंगे, जब अपने सदन में जाके वहां से बिल पास उसको बिल के थ्रू पास करवा लेंगे, उसके लिए नियम कानून बना लेंगे, तो उस चीज को हम बोलेंगे कि रेटिफाई। तो अभी ये मॉरिशस के जो भी आए थे वो मॉरिशस के हेड, उन्होंने साइन किया है, मीन्स एग्रीमेंट तो किया है, बट अभी उनके सांसद से रेटिफाई नहीं हुआ है, मीन्स अप्रूवल नहीं मिला है। ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या है। तो सपोज दो कंट्री हैं, दो कंट्री जो हैं सेम प्रोडक्ट पे दो बार टैक्स ना लगे, इसके लिए यहाँ पे उन लोगों ने एग्रीमेंट किया। और ये डबल टैक्स मीन्स क्या होगा कि सपोज यहाँ पे ये है इंडिया है और यहाँ पे ये मॉरिशस है, और कोई कंपनी है, कंपनी का यहाँ पे एक मॉरिशस में भी ऑफिस है और यहाँ पे इंडिया में भी ऑफिस है। तो यहाँ पे इंडिया में भी दो तीन उसके प्रॉपर्टीज हैं और यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज हैं। तो ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि सपोज इंडिया में है, तो इंडिया में इन्होंने प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया है कि मॉरिशस में मेरा वहाँ पे प्रॉपर्टी है। तो वहाँ पे मॉरिशस वाले जो प्रॉपर्टी है उस पे कोई भी टैक्स ना लगे, ऐसा एग्रीमेंट किया गया है। तो मीन्स इंडिया में है तो इंडिया में रहने वाले जो भी उनके प्रॉपर्टीज हैं सिर्फ उन्हीं पे टैक्स लगे, ऐसा इस एग्रीमेंट में बोला गया है। जिससे कि ऐसा ना हो कि इंडिया भी टैक्स ले रहा है, मॉरिशस भी टैक्स ले रहा है। तो इससे ये एक बेनिफिट होने वाला है कि जो भी है कि हम डबल टैक्सेशन को अवॉइड करेंगे। सेम डिक्लेयर्ड, यहाँ पे देखिए सेम दिया है, सेम डिक्लेयर्ड असेट्स पे, जिसमें डिफरेंट कंट्री टेरिटरी के बारे में बात किया है। तो यहाँ पे क्या होगा इससे कि बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग का भी काम होता था। तो बेस बीईपीएस क्या होता है, तो एक टैक्स बचाने का एक प्लानिंग का तरीका होता है, टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजी होता है जिससे कि टैक्स ना बचे। तो अभी क्या होता है कि सपोज कोई मल्टीनेशनल एमएनसी है, यहाँ पे देखेंगे कोई एमएनसी है तो इंडिया में भी काम कर रही है, फिर अमेरिका में भी काम कर रही है, सिंगापुर में भी काम कर रही है, जापान में भी काम कर रही है। तो देखेंगे उस कंपनी का जो भी है, यहाँ पे इंडिया में प्रॉफिट कुछ और होगा, अमेरिका में कुछ और होगा, यहाँ पे जापान में कुछ और होगा। तो डिफरेंट कंट्री में जब उनका प्रॉफिट शेयरिंग कुछ डिफरेंट होता है। तो कंपनीज क्या करती हैं, यहाँ के प्रॉफिट को किसी तरीके से यहाँ पे शिफ्ट करती हैं, फिर यहाँ के जो भी इन्वेस्टमेंट या इनपुट कॉस्ट होता है यहाँ पे शिफ्ट करती हैं। तो और लास्ट में ये दिखा देती हैं कि मेरे पास देखिए हमारे पास इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है, हम कैसे इतना टैक्स दें। तो इस चीज़ से बचने के लिए वो जो कंपनी ट्रिक अपनाती हैं उसी को बीईपीएस बोलते हैं। तो देखिए ये टैक्स प्लानिंग का एक स्ट्रेटजी है जिससे कि टैक्स को अवॉइड किया जा सके। और इसमें वो लोग क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट होता है तो हायर टैक्स वाली कंट्री से लोअर टैक्स वाली कंट्री में जैसे शिफ्ट कर जाते हैं। जैसे मॉरिशस हो गया, वहाँ पे टैक्स कम है, तो क्या करेंगे इंडियन में ऑपरेशन करने वाली कंपनी से वो कहेंगे कि हमारे जो यहाँ पे की कंपनी इसको घाटा जा रहा है और यहाँ से अपने प्रॉफिट शिफ्ट करेंगे वहाँ पे मॉरिशस में। और मॉरिशस में जो भी है टैक्स या तो कम है या तो ना के बराबर है, तो वहाँ पे उस हिसाब से वो टैक्स दे देंगे। इसको हम इस स्कीम को बोलते हैं कि बीईपीएस। तो इस तरीके का और भी कोई एग्रीमेंट है क्या, तो हाँ इस तरीके का और भी एक एग्रीमेंट है जिसको बोलते हैं कि म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। तो इसमें क्या होता है कि एक अल्टरनेट तरीका है टैक्स पेयर को जिससे कि जो डबल टैक्सेशन है इससे बचा जा सके, जुडिशरी के थ्रू या फिर इकोनॉमिक कंडीशन के थ्रू। और ये एक जो है बायलैटरल ट्रीटी के तौर पे काम करती है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि यूएन ग्लोबल टैक्स ट्रीटी। तो यूएन ग्लोबल टैक्स ट्रीटी में क्या है इसको देखेंगे। तो इन्होंने बताया है कि हमारा पूरे देखिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट कंट्री व्यापार करती रहती हैं। और जब भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में व्यापार करती हैं तो टैक्सेशन को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज आता है। तो यूएन ने एक ऐसा प्लानिंग कर रही कि हम क्यों ना वर्ल्ड लेवल पे, एक ग्लोबल लेवल पे ऐसा एक कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए या इंस्टीट्यूट बनाए या
ग्लोबल कोई प्रोटोकॉल बनाए जिससे कि हमारा फेयर और स्टेबल एंड इंक्लूसिव जो है टैक्स सिस्टम रहे। तो इस चीज़ से रिलेटेड जो भी यूएन ने अपना सजेशन दिया उसी को यूएन ग्लोबल टैक्स ट्रीटी बोला गया है। और इसमें जो कंट्रीज हैं खास करके डेवलपिंग कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, तो इन्होंने इसके फेवर में वोट किया है जिससे कि इस तरीके का एक्ट बने और जिससे जो डेवलपिंग कंट्री या फिर लिस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं उनको बेनिफिट मिले। तो यहाँ पे देखिए यूएन ग्लोबल टैक्स का कन्वेंशन क्या है, तो इसका एक ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा जो डेवलपमेंट है इससे फाइनेंस होगा क्योंकि वहाँ पे टैक्सेशन का कुछ इश्यू नहीं रहेगा, तो हमारा डेवलपमेंट पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस शिफ्ट रहेगा। फिर हम जो अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, मोबिलाइज करेंगे। टैक्स से रिलेटेड जो चैलेंजेस है वो हम कम कर सकते हैं इससे। और टैक्स में सपोज कुछ इशू आता है तो उसको भी हम कोऑपरेट कर सकते हैं। और इसका कमिटमेंट क्या है, मीन्स इससे क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए टैक्सेशन पॉलिसी लेकर आना पड़ेगा, फिर म्यूचुअल असिस्टेंस को लेकर कोई इफेक्टिव पॉलिसी या फिर इम्प्लीमेंटेशन का तरीका लाना पड़ेगा, और फिर कोई टैक्सेशन से रिलेटेड राइट या फिर उनका एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो ये हमारा यूएन ग्लोबल टैक्स का कन्वेंशन है जिसका ऑब्जेक्टिव मेजरली ये होगा कि हम टैक्सेशन में कॉपरेशन कर सकें और उसके लिए हम एक अपना अलग से कमिटमेंट दिखाएं। तो इस तरीके का देखेंगे कि जो हमारा ओईसीडी है, ओईसीडी स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, तो इन्होंने लगाया था ग्लोबल मिनिमम टैक्स। तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स को कितना रखा था, ग्लोबल मिनिमम टैक्स को रखा था इन्होंने 15%। तो बेसिकली क्या था कि सपोज गूगल है, गूगल यहाँ पे इंडिया में भी काम कर रही है, यूएसए में भी कर रही है, सिंगापुर में भी कर रही है। तो यहाँ पे सपोज सिंगापुर में काम कर रही है तो सिंगापुर कंट्री में होने वाले जो भी वहाँ पे प्रॉफिट है उसका 50% जो है टैक्स वहाँ की गवर्नमेंट को देना रहेगा। इसी चीज़ को हम बोलते हैं ग्लोबल मिनिमम टैक्स, कि आपके प्रॉफिट में से मिनिमम जो टैक्स है 15% वो वहाँ की रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट को देना रहेगा। उस तरीके के फ्रेमवर्क को ग्लोबल मिनिमम टैक्स बोलते हैं। तो ये ध्यान ये रखिएगा कि जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है इसका जेनेसिस कहाँ हुआ था, तो इसका जेनेसिस हुआ था ओईसीडी कंट्रीज के द्वारा। तो ओईसीडी कंट्रीज जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा लेकर आया गया था। बाकी हमारा अगला टॉपिक है कि ड्यूटी ड्रॉबैक। तो अभी देखेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होती है। तो ये किसके द्वारा लाया गया था, ये लाया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जो जो भी इन्होंने ड्यूटी कलेक्ट किया है ये उसको डिस्पर्स करेगी। तो इसमें क्या होगा कि सपोज कोई कंपनी यहाँ पे ए है, वो कंपनी बनाती है, यहाँ पे बनाती है कोई, सपोज यहाँ पे इंजन बनाती है, इंजन बनाती है और इंजन बनाती है तो इंजन में सपोज यहाँ पे 10 आइटम्स लगते हैं। वो 10 आइटम्स पे सपोज क्या है कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस लगते हैं। तो वो क्या करेगी कंपनी कि जो इस पे टैक्स लग रहा है वो सरकार के पास जो जा रहा है वो अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, कि ये जो इंजन है बन के यहाँ कहाँ पे जाता है, ये जापान में जाता है, जापान एंड जर्मनी में जाता है। तो ये क्या करेगी, जो सरकार है यहाँ पे ये इंजन बनाने वाली कंपनी से जितना भी इसको टैक्स आया है ये इसको वापस दे देगी, जिससे कि हमारा जो एक्सपोर्ट है बूस्ट हो सके। तो अभी पहला क्वेश्चन आएगा कि सरकार ऐसा क्यों कर सकती है, तो ऐसा ये इसलिए करेगी कि सपोज इसका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा तो ये क्या करेगी, अधिक से अधिक और इंजन बनाएगी। तो इससे हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। तो यहाँ पे जो भी इन्होंने टैक्स को कलेक्ट किया है इसी को बोला है कि इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे डिसबर्स करेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक को। तो हम ड्यूटी ड्रॉबैक किसको बोलते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं कि जो एक्सपोर्ट मेजरली जो मेन फोकस एक्सपोर्ट करने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको देखते हुए जो उसके इनपुट कॉस्ट पे जो लगने वाले टैक्स को सरकार जब वापस देती है उसी को ड्यूटी ड्रॉबैक बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा, ये किया जाएगा हमारा सीबीआईसी मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के द्वारा किया जाएगा। और ये किसके अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। और ये इसमें कौन कौन से कलेक्शन होंगे, ये कस्टम्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, इसका यहाँ पे कलेक्शन रहेगा। हमारा अगला टॉपिक है कि विंडफॉल टैक्स।
तो विंडफॉल टैक्स क्या होता है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है ऐसे एंटिटीज या फिर इंडस्ट्रीज पे जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रही है। तो अभी के लिए देखेंगे इंडिया में जो डिजिटल इंफ्रा है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत अच्छा हो गया है इंडिया में डिजिटल इंफ्रा। तो डिजिटल इंफ्रा होने की वजह से जो देखेंगे कि इंडिया में इंडियन कम डिजिटल मार्केटिंग वाली या डिजिटल इंडियन कंपनी है या फिर फॉरेन से जो डिजिटल कंपनी आती हैं उनको एक ऐसा यहाँ पे सेटअप मिल रहा है जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाने लगेंगी। तो क्या करेगी सरकार, ये बोल के यहाँ पे लगा सकती है कि हमने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जिससे आप डिजिटल सेक्टर में आके या फिर डिजिटल इंडस्ट्री में आके यहाँ पे सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप जब प्रॉफिट कमा रहे हैं और हमारे यहाँ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो एक तरीके का हमको अलग 2% का हमें आपने प्रॉफिट पे टैक्स दीजिए। तो इस 2% टैक्स को ही हम विंडफॉल टैक्स बोलेंगे, जो कि अपना बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यहाँ पे प्रॉफिट कमाने की वजह से बोल रही है। और ये क्यों बोल रही है? क्योंकि सरकार का ये बोलना है कि हमने आपको इस तरीके का यहाँ पे इन्वायरमेंट बना के दिया है, इस तरीके का पॉलिसी बना के दिया है। तो इस चीज़ को हम विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। तो अभी के लिए हमारे पढ़ाने से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होता है आप हमें कमेंट करके बताइए। और हमारे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा अगला टॉपिक है यूपीआई, सॉरी डीपीआई। डीपीआई स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे देखेंगे कि डीपीआई स्टैंड्स फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मीन्स हमारे पास देखेंगे कि डिजिटल से रिलेटेड जो भी पब्लिक के यूज करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इसी को हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट लाया गया था कि रिपोर्ट ऑफ इंडिया G20 टास्क फोर्स, ये क्या था इस यहाँ पे इंडिया G20 टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट लाया। और ये इसका मेन टॉपिक या थीम क्या था? इसका मेन थीम था कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसका ये था, इसमें इन्होंने क्या क्या हाईलाइट किया था। इन्होंने बोला था कि डीपीआई क्या है, तो इसको पहले डिफाइन किया था। तो डीपीआई बेसिकली एक सिक्योर और इंटर ऑपरेबल एक है। मीन्स क्या रहेगा कि सपोज दो सिस्टम है, यहाँ पे दो सिस्टम है, तो दो सिस्टम है तो दो सिस्टम को एक दूसरे से आपस में कनेक्ट किया जैसे कि डिजिटली, तो उस चीज़ को हम डीपीआई बोलेंगे। जैसे कि अभी देखेंगे कि हमारा जो है एक आधार है, आधार एक हमारा डिजिटल सिस्टम हो गया, दूसरा डिजिटल सिस्टम हो गया हमारा यूपीआई। तो ये दो डिजिटल सिस्टम जो है एक दूसरे से प्रॉपरली कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम डीपीआई बोलेंगे, डिजिटल जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बोल रहा है कि सिक्योर है, मीन्स यहाँ पे जो डेटा का आदान प्रदान रहेगा वो सिक्योर होगा और इंटर ऑपरेबल होगा, मीन्स एक दूसरे पे ये कनेक्ट भी कर सकते हैं। और ये किसके द्वारा गवर्न किया जाएगा? ये जो भी इसका रेस्पेक्टिव फ्रेमवर्क है, जैसे आधार के लिए यूआईडीएआई है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, यूपीआई के लिए एनपीसीआई है। तो ये लोग इसको प्रॉपरली यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे। तो अभी इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसके लिए इसको कौन मेजरली मॉनिटर करता है? इसको मॉनिटर करता है हमारा एक इंडिया स्टैक है। इंडिया स्टैक क्या है? एक 3 लेयर का इंटरकनेक्टेड लेयर है। तो इसमें क्या रहेगा? तो हम उसमें पहले तो आइडेंटिटी के लिए, मीन्स पहचान के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आधार यूज़ करते हैं। सबसे पहले कोई भी मतलब डिजिटल बेनिफिट लेना हो तो आपको आइडेंटिटी देनी पड़ती है कि हाँ हम इंडिया के हैं, इस जगह के हैं, इस प्लेस के हैं, तो हमारे पेरेंट्स का ये नेम है। तो यहाँ पे देखिए आपका आधार से आपका आइडेंटिटी पता चल गया। फिर अभी आपका पेमेंट का डिटेल होना चाहिए कि पेमेंट कैसे कर रहे हैं, तो आपके पास यूपीआई जो है पेमेंट लेयर हो गया। और लास्ट लेयर होता है कि डिजिटल गवर्नेंस, जैसे डिजी लॉकर हो गया। आप देखेंगे कि डिजी लॉकर में कोई भी डिजिटल डेटा है उसको एक वैलिड डॉक्यूमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये इंडिया स्टैक के द्वारा डेवलप किया जाता है। जैसे आधार वाला हो गया, यूपीआई हो गया, डिजिलॉकर हो गया, ये 3 लेयर का एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है। तो अभी देखा जाए कि डीपीआई आने से, मीन्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आने से क्या क्या हमारे अब ग्लोबल लेवल पे इनिशिएटिव हैं। तो एक है हमारा कि वन फ्यूचर अलायंस बेसिकली जो है इंडिया ने जब G20 का प्रेसिडेंसी किया था तो वहाँ पे एक ग्लोबल लेवल का इनिशिएटिव लाया था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। और ये बोला कि हम जो लो और मिडल इनकम कंट्रीज हैं यहाँ पे
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बूस्ट किया जा सकता है, इस पे हम काम करेंगे। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव हैं जिससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल लेवल पे कैसे बूस्ट हो, इसके लिए हमारी कंट्री काम कर रही है। हमारा अगला टॉपिक है कि यूपीआई। यूपीआई आप जानते होंगे कि आप और हम ज़्यादातर जो भी लोग हैं इसको यूज कर रहे हैं। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि छोटे मोटे एग्जाम में पूछ सकता है कि यूपीआई स्टैंड फॉर। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो अभी रिसेंटली क्या है कि आरबीआई जानते होंगे, आरबीआई या फिर जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है, ये चाहती है कि जो हमारा यूपीआई है ये इसको रिकॉग्नाइजेशन मिले पूरे वर्ल्ड लेवल पे, मीन्स हमारा यूपीआई का इंटरनेशनलाइजेशन हो। तो इंटरनेशनलाइजेशन होने के लिए सरकार क्या कर रही है कि एक कंपनी बनाई है। कंपनी का नेम क्या है? एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। ये सरकार की एक ये है, सब्सिडरी है कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। तो ये क्या कर रही है कि जो त्रिनिदाद और टोबैको है, तो बेसिकली इसका लोकेशन देखेंगे तो जो हमारा कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी मीन्स जहाँ पे वेस्ट इंडीज है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं कैरेबियन सी। तो वहाँ पे त्रिनिदाद और जो टोबैको टोबैको यहाँ पे जो कंट्री है, इन लोगों के साथ एक एग्रीमेंट की है कि वहाँ का जो अपना कंट्री का यूपीआई है वहाँ पे अपने सर्विस को देने के लिए, जिससे कि हमारे सपोज हमारे यूपीआई जो है त्रिनिदाद एंड टोबैको में भी वहाँ पे मान्य हो रहे हैं और वहाँ पे सिस्टम चल रहे हैं। तो इससे क्या रहेगा कि एक जो हमारा यूपीआई को इंटरनेशनलाइजेशन करने में हेल्प करेगा। तो इससे रिलेटेड और क्या न्यूज़ है, तो अभी देखेंगे कि हमारा जो यूपीआई है और भी मल्टीपल कंट्रीज में चलता रहता है। तो कहाँ कहाँ पर हमारा यूपीआई अभी के लिए ऑपरेबल है? श्रीलंका हो गया, मॉरिशस हो गया, फ्रांस हो गया, यूएई हो गया, सिंगापुर, भूटान, नेपाल। तो ये जो सारी कंट्रीज हैं यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग इंटरनेशनल सर्विस दे रहे हैं थ्रू यूपीआई, जहाँ पे आप यूपीआई से जाके डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। तो यूपीआई के बारे में देख लेते हैं कि यूपीआई कब लाया गया था। तो यूपीआई लाया गया था 2016 में। और एक इससे क्या होता है कि रियल टाइम में आप पेमेंट कर सकते हैं, मीन्स इंस्टेंटली एक पिन की हेल्प से आप तुरंत पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर स्कैन कर सकते हैं। और ये किसके द्वारा मेंटेन और मॉनिटर किया जाता है? तो ये मेंटेन एंड मॉनिटर किया जाता है एनपीसीआई के द्वारा। तो एनपीसीआई को लीगल बैकिंग कहाँ से मिलती है? एनपीसीआई को लीगल बैकिंग मिलती है जो है सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के थ्रू इसको एक लीगल बैकिंग मिलती है। और इसको गवर्न कौन करता है? ये आरबीआई यहाँ पे इसको गवर्न करती है। जो हमारा एनपीसीआई है तो ये पेमेंट एंड सेटलमेंट से रिलेटेड जितने भी फील्ड है उसका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि सपोज एनपीसीआई पेमेंट से रिलेटेड जितने भी रूल रेगुलेशन है, तो ऐसे लोगों के लिए जो भी नए नए रूल रेगुलेशन या फिर नियम कानून या फिर एप्लीकेशन डेवलप करना रहेगा, इस चीज़ को जो काम करता है उसको हम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जो सेक्टर स्पेसिफिक या फील्ड स्पेसिफिक मामले में वो सारा जो रूल रेगुलेशन बनाने का लेने देने का काम करती है उसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और ये किसके लिए काम करती है? ये रिटेल पेमेंट के लिए काम करती है। और ये सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो अभी रिसेंटली देखेंगे कि जो हमारा यूपीआई है, इन्होंने अपने पर ट्रांजैक्शन का जो लिमिट है, पहले यहाँ पे इन्होंने 1 लाख रुपए रखा था। मीन्स एक आप यूपीआई से मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते थे। बट अभी उन्होंने उस 1 लाख को बढ़ा के अभी देखेंगे कि उसको 5 लाख तक का कर दिया है। तो ये कौन किया है? ये आरबीआई ने किया है। तो अभी यूनिक फीचर क्या है यूपीआई का? मीन्स यूपीआई आ जाने से क्या क्या बेनिफिट है? तो एक तो हम इमीडिएटली देखेंगे फंड भेज सकते हैं, फिर एक सिंगल मोबाइल से हमारा सारा एप्लीकेशन को रन किया जा सकता है। इसमें 2 फैक्टर का ऑथेंटिकेशन है। एक एक तो है अपना कि जिस मोबाइल से रजिस्टर्ड अकाउंट है वहाँ से आप पैसे ही भेज सकते हैं। दूसरा है कि आप उसको वहाँ पे एक पिन जो है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये डालनी पड़ती है, तभी आपको पेमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक वर्चुअल एड्रेस होता है। वर्चुअल एड्रेस मीन्स जो इस तरीके का एक क्यूआर होता है ऐसे ऐसे, उस चीज़ को हम वर्चुअल एड्रेस बोलते हैं। या फिर वहाँ पे उसके अलावा एक और वीपी होता है जिसको हम देखेंगे कि आपके मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे @YBL या फिर पेटीएम या फिर यूपीआई ऐसा लगा रहता है, तो उस चीज़ को भी हम वर्चुअल एड्रेस बोलते हैं।
आप मर्चेंट को भी पेमेंट कर सकते हैं। मर्चेंट मीन्स जो कंपनी होती है जो आपको गुड्स प्रोवाइड करने का काम करती है, उसको भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब जो यूटिलिटी बिल है, जैसे आपका मोटर बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, गैस कनेक्शन बिल हो गया, इसको भी यहाँ पे स्कैन करके तुरंत पे कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ ऐप है, कुछ इश्यूज है तो कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो ये यूपीआई के कुछ यूनिक फीचर्स थे। तो अभी यूपीआई के कितने वेरिएंट्स हैं? तो अभी के लिए यूपीआई के दो वेरिएंट्स हैं। तो एक है यूपीआई 123 पे। तो यूपीआई 123 पे किसके लिए? ये फीचर फ़ोन के लिए। फीचर फ़ोन कौन से होते हैं? जिसमें कोई एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं होता है, जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, या फिर इंटरनेट हो गया, इस तरीके का कुछ जिसमें फैसिलिटी नहीं होता है, उसको फीचर फ़ोन बोलते हैं। और वहाँ पे आईवीआर मीन्स जो कस्टमर केयर का नंबर होता है, वहाँ पे कॉल करके जब आप कोई सर्विस लेते हैं, उसको आईवीआर नंबर बोलते हैं। तो यूपीआई 123 से आप पहले 5,000 तक का एक लिमिट था, लेकिन अभी 10,000 तक के आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। देन दूसरा हमारा यूपीआई लाइट। तो यूपीआई लाइट एक जानते होंगे कि एक वॉलेट की तरह काम करता है, जिसमें सपोज आपने एक बार फंड डाल दिया है, तो उससे क्या होगा, बिना पिन के आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। इस चीज़ को यूपीआई लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, विदाउट एंटरिंग पिन बोला है कि आप जब ट्रांजेक्शन करें यूपीआई लाइट से, तो पहले क्या था, इसका लिमिट 1,000 था, सॉरी इसका लिमिट जो था पर ट्रांजेक्शन 500 का था, बट अभी एक ट्रांजेक्शन पे का मैक्सिमम आप 1,000 रुपीज़ पे कर सकते हैं। और टोटल जो अमाउंट था, अमाउंट का लिमिट पहले 2,000 था, जिसको बढ़ा के अभी 5,000 उन्होंने, आरबीआई ने कर दिया है। तो ये दो चीज़ें हैं, यूपीआई के दो वेरिएंट हैं। एक यूपीआई 123 पे है, यूपीआई लाइट है, एक उसके अलावा एक अलग से अपना नॉर्मल अपना यूपीआई एप्लीकेशन है। हमारा अगला टॉपिक है कि प्रोजेक्ट नेक्सस। तो प्रोजेक्ट नेक्सस क्या होता है, इसको देखेंगे। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस को ज्वाइन किया था। तो प्रोजेक्ट नेक्सस में देखेंगे कि क्या क्या है। तो प्रोजेक्ट नेक्सस में ऐसा है कि एक हम मल्टीलेटरल लेवल का, मल्टीलेटरल मीन्स जिसमें मल्टीपल कंट्रीज शामिल हो, इस तरीके का कोई एक इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। क्रॉस बॉर्डर मीन्स आप देखेंगे कि एक देश से दूसरे देश में जब पेमेंट करना रहता है, सपोज यहाँ पे आप यहाँ पे इंडिया में हैं, इंडिया से पेमेंट आपको जापान में करना है, या फिर यहाँ पे चाइना में करना है, तो यहाँ से कोई पेमेंट करने का एक क्रॉस बॉर्डर, इसको बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करने के लिए कोई ऐसा एक मैकेनिज्म या सिस्टम डेवलप किया जाए, उसी चीज़ को हम प्रोजेक्ट नेक्सस बोलते हैं। जिससे कि आप इंस्टेंटली, जैसे आप यूपीआई से इंस्टेंटली तुरंत पे करते हैं, वैसे ही आप एक देश से दूसरे देश में पैसा इजीली भेज सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम को या फिर ऐसे प्रोजेक्ट को जो है हम प्रोजेक्ट नेक्सस बोलते हैं, जिसका मेन मोटो है कि बहुत सारे देश एक साथ आए और एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें जिससे कि हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एक साथ इंस्टेंटली कर पाएँ। तो जो ये है अपना इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, जैसे हमारा यूपीआई है सेम वैसे ही। और ये इंटर बैंक फंड ट्रांसफर के लिए, मीन्स एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर करने के लिए इस पर इसका यूज किया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा इसको कंसेप्चुलाइज किया था, मीन्स इसको किसके द्वारा जेनेसिस दिया गया था? तो ये जो BIS है, BIS स्टैंड्स फॉर बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। इन्होंने बोला था कि प्रोजेक्ट नेक्सस के थ्रू हम ऐसा हमको काम करना चाहिए जिसमें हम इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर सकें विदाउट एनी इशू या फिर हेजिटेशन। तो डिफरेंट कंट्री की जो वहाँ की सेंट्रल बैंक होती है, जैसे इंडिया के केस में आरबीआई सेंट्रल बैंक है, तो ऐसे कंट्रीज की नियरली 63 सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे शामिल हैं और यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम कर रही हैं और डेवलप करने के काम कर रही हैं। और इन्होंने एक टारगेट रखा है कि 2026 के पहले ऐसा हम कोई प्रोडक्ट गो लाइव कर देंगे, मीन्स जो हमारे यूजर्स हैं इनके लिए अवेलेबल करना को हम गो लाइव बोलते हैं। तो ये प्रोजेक्ट नेक्सस में यही है कि हम इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि सेबी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यूपीएससी में इस तरीके का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, और स्टैटिक में भी इससे रिलेटेड आपने पढ़ा होगा, तो इसको यहाँ पे हम शॉर्ट में कवर करेंगे। हमारे पढ़ाने से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। तो ये न्यूज़ में इसलिए था कि रिसेंटली क्या था कि सेबी ने यहाँ पे एक फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर का जो नियम था उसमें एक अमेंडमेंट किया था। तो अभी पहला पॉइंट है कि फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर कौन होता है? तो बेसिकली एक एक तरीके के इन्वेस्टर होते हैं जो अब जिनके पास पैसे तो होते हैं और ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो
फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर होते हैं, ये बेसिकली इंडिया के बाहर के होते हैं, मीन्स ये इंडिया में रहने वाले नहीं होते हैं, जो आउटसाइडर होते हैं और इंडियन मार्केट में आके पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे जो है फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर के थ्रू इन लोगों को रजिस्टर कराना पड़ता है, और रजिस्टर कराने के लिए इनके पास एक वेंचर कैपिटल फंड जो है, जो कि सेबी के द्वारा किया जाता है कि इसके थ्रू यहाँ पे, और जो वेंचर कैपिटल फंड होता है ये बेसिकली इस तरीके का फंड होता है जो सेबी के द्वारा रजिस्टर किया जाता है, और इनका जो है ऐसे जगह इन्वेस्ट करती है जहाँ पे ये लोगों का जो रिटर्न होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सपोज जब जो रिटर्न है ये ज़्यादा रहेगा तो जो रिस्क है ये भी ज़्यादा होगा, जहाँ पे क्योंकि जो रिटर्न है, रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे रिस्क। तो ध्यान दीजिएगा कि तो वेंचर कैपिटल ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको दिखता है कि आने वाले टाइम में रिटर्न ज़्यादा मिलने की चांसेस है, और शॉर्ट टर्म में ये लोग अपना प्रॉफिट बना के निकल लेते हैं। और ख़ास करके ये लोग जो है इक्विटी स्टेक में फिर अपना ये जो भी है जो वेंचर फंड, ये इसमें लोग पैसा लगाते हैं। तो अभी के लिए इन्होंने सेबी ने जो क्या क्या क्राइटेरिया रखा है जिससे कि कोई भी जो फॉरेन इंडिविजुअल है वो आके वेंचर कैपिटल फंड में अपना पार्टिसिपेट कर सकता है। तो कोई रेजिडेंट इंडियन हो गया, फिर एनआरआई हो गया, और ओसीआई हो गया। मीन्स ये देखेंगे कि हमने पॉलिटी में कवर किया है कि एनआरआई क्या होता है, जैसे इंडियन लोग जो बाहर में रहते हैं। फिर ओसीआई जो होता है कि इंडियन जिनके पेरेंट्स कभी इंडियन रहे थे, ऐसे लोगों को ओसीआई बोलते थे। तो ऐसे लोग इसमें एलिजिबल हैं जो आके यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी देखेंगे कि सेबी जो है, सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये पहले जब शुरुआत में जब बना था 1988 में, तो ये नॉन स्टैच्यूरी बॉडी था, बट बाद में 1992 बना, तो यहाँ पे इसको स्टैच्यूरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया। तो स्टैच्यूरी बॉडी मीन्स इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था। तो पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ बनाया था, तो पार्लियामेंट ने बनाया था सेबी एक्ट 1992, और इस सेबी एक्ट 1992 के थ्रू जो हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी, इसको हम स्टैच्यूरी बॉडी का दर्जा दे दिए। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप जानते होंगे कि जो कंपनीज होती है उसमें उनके इक्विटी शेयर के परचेज करना बेचना, तो यहाँ पे जो है उनके जो इन्वेस्टर होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कि कोई उसमें जो भी है शेयर मार्केट में कोई धांधली ना हो, उसको मॉनिटर करना, रेगुलेट करना, ये सारा काम जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, और ये यहाँ पे यही काम करती है सेबी। तो इसके क्या क्या फंक्शन है, तो सिक्योरिटी जो मार्केट होता है जैसे इक्विटी हो गया, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो हो गया, इन लोगों का यहाँ पे रेगुलेट करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। फिर जो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है उसको मेंटेन करने का काम करती है। इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स ऐसा तो नहीं है कि सपोज कोई फंड भागने वाला है, ऊपर जाने वाला है, तो उस कंपनी से रिलेटेड जो इनसाइडर न्यूज़ होता है वो बाहर के लोगों को आके बोल दे, और उस बेस पे न्यूज़ बेस पे वो मार्केट अप चला जाए, तो ये सब इनसाइडर हो गया। और इसके साथ साथ इसका एक और काम होता है कि जो हमारा इन्वेस्टर होता है इनको एजुकेट करना, जिससे कि क्या होता है कि लोग गलत तरीके से इस फील्ड में ना आए, मीन्स उनके पास प्रॉपर स्किल्स और नॉलेज होना चाहिए जिससे कि किसी भी इन्वेस्टर का पैसा ना डूबे। तो ये हमारा सेबी का जो मेन पर्पज होता है। तो सेबी का देखेंगे कि क्या क्या कुछ इनिशिएटिव लिया गया है, तो सेबी टाइम टाइम पे बहुत सारे इनिशिएटिव लेती रहती है। तो जिसमें से देखिए जो स्कोर्स 2.0 है, ये मीन्स काफ़ी हाईलाइटेड रहता है। तो ये बेसिकली क्या है, एक रिड्रेसल है इन्वेस्टर का, इन्वेस्टर से रिलेटेड एक रिड्रेसल है। तो रिड्रेसल क्या होता है कि सपोज आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, और पैसा इन्वेस्ट किया आपने, फिर इन्वेस्ट करने के बाद आपको या तो सही रेट पे नहीं मिला, आपने परचेज किया सपोज 12 रुपीज़ के पर शेयर के हिसाब से परचेज किया, आपको उसमें 12 रुपीज़ के ना मिल के आपको 15 रुपीज़ पे मिला, या फिर आपने बेचा आपको पैसे कम मिला, या फिर और अदर किसी भी टाइप का आप इशू है, तो आप अपना जो है कंप्लेंट किसको रेज करेंगे, वो स्कोर्स 2.0 के माध्यम से क्या करेंगे कि एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि आप जाके वहाँ पे अपनी कंप्लेंट को रेज करेंगे, और वो 21 दिन के अंदर आपके सॉल्यूशन को प्रोवाइड करेगी। तो इस तरीके के सिस्टम को हम जो है रिड्रेसल मैकेनिज्म बोलते हैं।
और ये ऑटो राउट होगा। मीन्स ऐसा नहीं वहाँ पे मैनुअली कोई बंदा रहेगा या फिर कोई वहाँ पे ऑफिस में बैठा कोई एम्प्लॉय रहेगा वो उसको मॉनिटर करेगा। ये ऑटो रूट पे होगा, आपको यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं है। फिर होता है कि फिनफ्लुएंसर। तो फिनफ्लुएंसर क्या होता है, बेसिकली देखेंगे कि फिन से फाइनेंस एंड फ्लुएंसर मीन्स जो जो प्रोवाइड करते हैं, मीन्स ऐसे लोग जिनको फाइनेंस का जानकारी होता है और ऐसे लोग पब्लिक डोमेन में आके कोई बोलते हैं या फिर ऐसा करते हैं कि ये शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है या फिर यहाँ पे भागने वाला है या फिर इस कंपनी में कोई इशू आने वाली है, तो ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। तो टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या करती है सेबी, ऐसे लोगों पे बैन लगाती रहती है, पेनाल्टी लगाती रहती है या फिर जो भी इशू रहता है उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करती रहती है। ये हमारा किसका काम है, ये सेबी का काम है। हमारा अगला टॉपिक है कि सेटलमेंट साइकिल। तो ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट आपको हम इतना ब्रीफ कर देते हैं। तो ये हाईलाइट में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली क्या था कि सेबी ने लॉन्च किया था कि T+0 डे पे सेटलमेंट। तो T+0 डे मीन्स सेम डे सेटलमेंट। जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया सेम उसी दिन आपका फंड का सेटलमेंट हो जाए, फंड या इक्विटी का जो भी है सेटलमेंट हो जाए, उस चीज़ को हम सेम डेट सेटलमेंट या फिर T+0 डे का सेटलमेंट बोलते हैं। तो सेटलमेंट साइकिल क्या होती है, तो इसके पहले एक देखिए कि अभी के लिए हमारे जो सिस्टम में एग्जिस्टिंग जो सेटलमेंट का टाइप है वो T+1 है स्टॉक मार्केट में। और सेटलमेंट साइकिल क्या होती है कि सपोज आपने कोई सिक्योरिटी है वो परचेज किया या फिर बेचा। तो क्या होता था पहले कि आपने बेचा तो आपका फंड का जो ये है आपको कल मीन्स नेक्स्ट डे मिलते थे, क्योंकि आपने आज बेचा तो +1 के हिसाब से वहाँ पे +1 डे के बाद आपका यहाँ पे फंड आपके पास आता था। तो उसको सेबी ने बताया कि आपने आज बेचा तो आपको फंड आज ही मिल जाना चाहिए। तो इसी चीज़ को हम T+0 डे का सेटलमेंट बोलेंगे और इसी साइकिल को हम सेटलमेंट साइकिल बोलते हैं। कि यहाँ पे देखिए फीच कंट्रीज एंड फंड्स आर डिलीवर्ड एंड सेटल्ड आफ्टर अ ट्रेड। ट्रेड करने के बाद जो भी फंड या फिर सिक्योरिटीज का सेटलमेंट हुआ उसी को सेटलमेंट साइकिल करेंगे बायर और सेलर के बीच में। तो पहले क्या था, T+2 था, T+2 से सेबी ने T+1 किया बट अभी T+0 पे सेटलमेंट के लिए बात कर रही है जिसमें हम सेम डे पे देखेंगे सेटलमेंट होगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, तो इससे बेनिफिट ये होगा कि लिक्विडिटी काफ़ी बनी रहेगी। लिक्विडिटी मीन्स मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे वहाँ पे इन्वेस्टर के लिए। फिर इससे क्या होगा कि ट्रेडिंग बढ़ जाएगा। ट्रेडिंग कैसे बढ़ेगा, तो ट्रेडिंग इसलिए बढ़ जाएगा कि सपोज आपने अभी आपने यहाँ पे आपने रिलायंस का सपोज आपने 10 शेयर परचेज किया था पहले और आपने आज ही बेचा। आज बेचा आपने बेचा तो क्या होगा कि ये आज ही आपके पास फंड आ गया और टाइम है तो आपने आज ही आपने क्या किया कि जो भी आपका फंड आया आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पे TCS में। तो क्या होगा कि आपने सेम डे पे फंड आ जाने की वजह से आपने उसको राउट कर दिया, इन रिलायंस वाले फंड को आपने राउट कर दिया TCS में। तो इससे क्या हो गया कि ट्रेडिंग का जो ये है अपॉर्चुनिटी बढ़ गया। फिर जो इतना भी हम फास्ट अपना ये करेंगे सेटलमेंट करेंगे तो इससे हमारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी बढ़ेगा और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट होंगे हमारे सिस्टम्स को देखते हुए। तो ये इस चीज़ से बेनिफिट है। अभी हमारा अगला टॉपिक है NSE। NSE क्या है कि एक हमारे इंडिया का जो सबसे बड़ा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। और ये कब बना था, ये बना था 1992 में। और एक ये सेंट्रलाइज मार्केट प्लेस है, मीन्स जो स्टॉक एक्सचेंज होता है कि सपोज कोई कंपनी है तो लिस्टिंग होना चाहती है तो लिस्टिंग एक होने के लिए उसको बाजार में जाना पड़ेगा। तो जो NSE होता है एक बाजार की तरह होता है। फॉर एग्जांपल आपने आपके पास आपकी खेती है, आपने यहाँ पे मटर लगाया है। मटर लगाने के बाद आप देखेंगे होने के बाद उसको बेचने के लिए आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। तो मार्केट में जाएंगे तभी तो वहाँ पे कस्टमर मिलेंगे बेचेंगे। तो सेम वैसे ही है कि आपने सेम ऐसे ही देखेंगे। तो कोई कंपनी है, कंपनी ने बोला कि सर हम आप अभी लिस्टिंग करना चाह रहे हैं, मीन शेयर प्राइस हम निकालना चाह रहे हैं। तो शेयर प्राइस में निकालने के लिए ऐसा तो है नहीं पब्लिक जो है जो कंपनी के पास डायरेक्ट जाएगी। तो ये क्या करेंगे, आप मार्केट में तो आओ। तो मार्केट में आने के लिए बीच में
कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप आओ, अपने रेट बताओ, आप ट्रांसपेरेंसी दिखाओ, सारा डिटेल बताओ। तो आके यहाँ पे इसी चीज़ को हम एनएससी बोलेंगे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये इन्होंने कंपनी ने आया बोला कि देखिए सर, हमारे पास इतना प्रॉफिट है, इतना हमारा रिवेन्यू है, और इतना हमारा जो है टोटल कैपिटल है, और हम इतना अपना शेयर बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसके पास जो है, जो भी है, यहाँ पे इन्वेस्टर आएंगे और उतने उतने हिसाब से खरीद लेंगे। तो ये एक मार्केट प्लेस की तरह, सेंट्रलाइज मार्केट प्लेस की तरह काम करता है, जिसमें आप स्टॉक हुआ, बॉन्ड हुआ, डेरिवेटिव्स हुआ, इसको परचेज या फिर सेल कर सकते हैं। तो एनएससी जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सचेंज हाउस है। और जो निफ्टी 50 है, ये निफ्टी 50 है, एनएससी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सब जो इंडेक्स है। इंडेक्स क्या होता है कि जो एनएससी में रजिस्टर्ड टॉप 50 कंपनीज हैं, उसका जो लिस्ट बनता है, उस लिस्ट को हम निफ्टी 50 बोलते हैं, और उसको हम निफ्टी 50 इंडेक्स बोलते हैं। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है हमारे पढ़ाने से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट करिए, जो भी आपके डाउट्स रहेगा उसको हम क्लियर करेंगे। अभी हमारा अगला टॉपिक है कोलोकेशन। तो बेसिकली लोकेशन को लेकर अभी रिसेंटली जो यहाँ पे सेबी ने एक इसका एक केस हाईलाइट हुआ था, और उसी चीज़ को हम लोकेशन भी बोलते हैं और प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग भी बोलते हैं। तो प्रॉक्सिमिटी होस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी जो यहाँ पे बाई सेल करते हैं शेयर, तो वो होता है एक ब्रोकर के थ्रू करते हैं। तो ब्रोकर अभी के लिए सपोज आपने यहाँ पे लिया है काइट का, आपने सपोज जीरोधा लिया है, तो जीरोधा का भी सर्वर होता है, और वहाँ पे एनएससी जो है हमारा स्टॉक एक्सचेंज, इसका भी सर्वर होता है। तो सपोज ये जीरोधा का सर्वर और एनएससी का सर्वर दूरी होने की वजह से इनमें सपोज कनेक्शन इस्टेब्लिश होने में कुछ तो मिली सेकेंड्स लगते होंगे। तो सपोज एक सिनेरियो आ जाता है कि जहाँ पे एक ये एनएससी का हाउस है, एनएससी का सर्वर है, एनएससी का सर्वर है, और सेम यहीं पे ही यदि हम यहाँ पे इसका जीरोधा का भी सर्वर लगा दें, जीरोधा का भी सर्वर लगा दें, तो देखेंगे कि यहाँ पे एनएससी का ही भी सर्वर है, मार्केट प्लेस का भी, और यहाँ पे ब्रोकर का भी सर्वर है। तो इससे क्या हो गया कि लोकेशन दोनों का सेम हो गया, और यहाँ पे नज़दीक होने की वजह से जो पहले थोड़ा वहाँ पे मिली सेकेंड्स लगते थे वो और कम हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इनकी जो ट्रेडर्स हैं यहाँ से ट्रेड करने वाले, जीरोधा पे ट्रेड करने वाले, इनको थोड़ा सा समय का बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस बेनिफिट को से होने वाले फायदे को कोल लोकेशन हम बोलते हैं। कि देखिए, अलाउ ब्रोकर्स, जो ब्रोकर है यहाँ पे जैसे जीरोधा, की प्लेस दियर सर्वर टू, जो हमारा स्टॉक एक्सचेंजेस है यहाँ पे सर्वर स्टेब्लिश करने की प्रोसेस को हम यहाँ पे कोलोकेशन बोलेंगे। इससे क्या होगा कि प्राइस का इशू हो सकता है। हमने बताया कि वहाँ पे जो भी मिली सेकेंड्स की वजह से अदर लोगों से यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि फाइनेंशियलाइजेशन। तो फाइनेंशियलाइजेशन ये यूपीएससी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक शॉर्ट में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो फाइनेंशियलाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि सपोज कुछ एलिट क्लास हैं, एलिट लोग हैं, मीन्स टॉप 1% 2% ऐसे लोग हैं कि सरकार कोई भी जब पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है, तो इन लोगों को इससे कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट होता है। और इससे बेनिफिट ज़्यादा होता है क्योंकि ये लोग फाइनेंस के बारे में जानते हैं, तो उस पॉलिसी का ये लोग अच्छे से फ़ायदा उठा लेते हैं, और इस फायदे को ही हम फाइनेंशियलाइजेशन बोलते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा देश में देखेंगे कि जो लोग जानकार हैं और इकोनॉमिक पॉलिसी आ रही है, तो जो लोग जानकार हैं उससे उन लोगों को, वो लोग तो अमीर बन जाएंगे, लेकिन जो उन लोगों को उस चीज़ की जानकारी नहीं है वो लोग और गरीब बनते जाएंगे। तो इससे हमारे देश में जो है इनइक्वालिटी बढ़ेगी। फिर हमारा इससे कर्ज भी बढ़ेगा, क्योंकि देखेंगे कि क्या होगा कि जब लोगों का, जो गरीब रहेंगे उनका वेज नहीं बढ़ेगा, इनकम नहीं बढ़ेगा, तो उन लोगों पे जो कर्ज है ये भी बढ़ेगा। तो इससे हमारे कंट्री और पॉलिसीज़ पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा कि कोई भी एक एलिट क्लास के लोग आके जो भी हमारी सरकार की पॉलिसी है उसका बेनिफिट उठाएं, तो इससे एक इशू क्रिएट हो सकता है। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि इंडियन डेरिवेटिव मार्केट के बारे में। तो इंडियन डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, इसको देखते हैं। तो डेरिवेटिव मार्केट एक क्या होता है कि एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दो पार्टीज के बीच में होता है। कि सपोज यहाँ पे पार्टी ए है, पार्टी बी है, और यहाँ पे टीसीएस का सपोज शेयर है। तो पार्टी ए बोलती है कि टीसीएस का प्राइस ऊपर जाने वाला है, पार्टी बी बोलती है कि यहाँ पे
टीसीएस का प्राइस जो है नीचे जाने वाला है। तो ऐसा इस तरीके का कोई एग्रीमेंट होता है जो कि प्राइस की फ्लक्चुएशन को देखते हुए जब किया जाता है, तो ऐसे ऑप्शन ऐसे प्रोसेस को हम डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। और इसका जो ट्रेड है कि हम इसको ट्रेड डेरिवेटिव मार्केट में करते हैं कि जैसे सपोज यहाँ पे ये सोच रहा है कि प्राइस यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो ये क्या करेगा कि ये यहाँ पे सोच रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो ये पहले खरीद लेगा। ये सोच रहा है कि यहाँ प्राइस नीचे जाएगा तो इसको हम पहले बाई कर दें या सेल कर दें। इस तरीके का जो यहाँ पे फाइनेंशियल ऑपरेशन होता है वो डेरिवेटिव मार्केट में होता है, जिसमें दो या दो से पार्टीज प्राइस फ्लक्चुएशन को देखते हुए यहाँ पे जो भी रहता है, और इसको रियल टाइम में ट्रेड किया जा सकता है थ्रू एनएससी या फिर अदर कोई भी जो भी मार्केट प्लेस है यहाँ पे। और कितने टाइप के डेरिवेटिव होते हैं, तो एक हो फ्यूचर हो गया, फॉरवर्ड्स हो गया, ऑप्शंस हो गया, स्वैप्स हो गया। तो इसको हम इकोनॉमी में कभी कवर करेंगे, वो अभी के लिए तो स्किप करते हैं क्योंकि ये काफ़ी हम इसको समझाने बैठेंगे तो काफ़ी लंबा है, और इसके लिए हम कोई डेडिकेटेड यहाँ पे आपको बता देंगे कि ये जो भी है ऑप्शंस क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है। तो डेरिवेटिव क्या क्यों यूज किया जाता है, ये हेजिंग के लिए यूज किया जाता है। हमने बताया कि प्राइस की फ्लक्चुएशन के लिए कि कोई दो पार्टीज हैं वो बोल रही हैं, एक बोल रहा है कि वहाँ पे प्राइस ऊपर जाएगा, दूसरा बोल रहा है प्राइस नीचे जाएगा, तो इस चीज़ का जो हेजिंग होता है उसके लिए लेकर आया जाता है और ये सारा स्पेकुलेशन पे ही आधारित होता है। तो अभी जो डेरिवेटिव मार्केट है इसको कहाँ से रेगुलेट किया जाता है, इसको रेगुलेट किया जाता है जो हमारा एस सी आर ए मीन्स सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये दो पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सॉरी। तो जो सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट है तो इसलिए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के थ्रू रेगुलेट होता है। और कुछ जो है जो हमारा सेबी 92 है इसके थ्रू रेगुलेट होता है जो हमारा डेरिवेटिव मार्केट है। अभी हमारा अगला टॉपिक है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली क्या था, एक जो केयर एज है ये इंडिया का फर्स्ट इंडियन रेटिंग एजेंसी बना है। तो अभी हम देखेंगे कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये क्या होती है, और जो है इसके अलावा एक और हमारा होता है कि क्रेडिट ब्यूरो क्या होता है, एंड जो हमारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये क्या होता है। तो बेसिकली जो हमारा जैसा कि नेम बोल सजेस्ट कर रहा होगा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट मीन्स जो पेमेंट से रिलेटेड लेन देन है फाइनेंशियल, वो किसका कितना क्रेडिट है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऐसा काम करती है कि ये एक ओपिनियन देती हैं कि आने वाले टाइम में कोई पर्सन है कि या कोई एंटिटी है वो कर्ज लेती है तो वो कितना देर में दे पाएगी, उसकी एबिलिटी क्या है नहीं है, उसके फाइनेंशियल के कमिटमेंट को एनालिसिस करके ये बनाया जाता है। तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है, ये बनाया जाता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा। और जो क्रेडिट ब्यूरो होता है ये क्या होता है, तो क्रेडिट ब्यूरो और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है ये एक ओपिनियन होता है जो कि फ्यूचर के लिए होता है कि आगे आने वाले टाइम में कोई एंटिटी जो है वो अपना बारोइंग को कैसे कंट्रोल करेगी, पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। बट जो हमारा क्रेडिट ब्यूरो होता है वो होता है बेसिकली जो होता है कि हमने पास्ट में क्या क्या ट्रांजेक्शन किए हैं, कौन कौन से जो हमने रीपेमेंट किए हैं, कहाँ कहाँ से उधार लिए हैं। तो इस इन सब चीज़ों का जो एनालिसिस होता है वो क्रेडिट ब्यूरो करती है, और फ्यूचर में होने वाले एनालिसिस का जो मेंटेनेंस या फिर ये ओपिनियन जो देती है वो देती है हमारा सीआरए मीन्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो अभी के लिए जो इंडिया का जो केयर एज है ये फर्स्ट इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बना है, ये ध्यान दीजिएगा। इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको रेगुलेट करती है यूपीएससी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी के टाइम पे कितने जो सेबी के अंडर रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो अभी के लिए टोटल 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। पहला हो गया अक्यूट हो गया, दूसरा क्रिसिल हो गया, तीसरा आईसीआरए हो गया, चौथा केयर हो गया, पांचवा इंडियन रेटिंग हो गया, छठा हो गया इन्फोमेरिक्स हो गया, एंड सातवां हो गया ब्रिक वर्क। तो ये सारी हमारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि हमारे सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड है। और इसके साथ साथ देखेंगे कि अदर भी रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं, जैसे आरबीआई हो गया, आईआरडीए हो गया, जैसे इंश्योरेंस से रिलेटेड जो है जो हमारा रेगुलेशन जो है पीएफ आईआरडीए करती है। फिर जो हमारा पीएफआरडीए है प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जो रेगुलेशन है
PFRD ये करती है। तो ये सारे चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा देखेंगे कि एक होता है कि सोवरन, वो जो इसके पहले हमने बताया कि वो है एंटिटी के लिए काम आती है। मीन्स जो भी देखेंगे कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंटिटी जो होती है, एंटिटी मीन्स कोई कंपनी होती है, उसके लिए जो फ्यूचर ओपिनियन देती है उसको हम बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो सोवरन मीन्स जो कंट्रीज होती हैं उसके बारे में बोलती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अबाउट के बारे में दिया है कि किसी कंट्री का असेसमेंट जो होता है वो सोवरन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी करती है कि वो उसके पास कितनी एबिलिटी है कि जो भी उन्होंने कर्ज लिया है वो उसको कर्ज दे पाएगी, कि पेमेंट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, रीपे करने के लिए एबिलिटी। तो इसमें क्या क्या पैरामीटर को वो लोग जो सोवरन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एनालिसिस करती हैं। एक तो उस कंट्री का ग्रोथ रेट क्या है, उस कंट्री में इन्फ्लेशन क्या है, उस कंट्री का कर्ज क्या है, उस कंट्री का जो हमारा शॉर्ट टर्म जो है एक्सटर्नल डेट मीन्स 1 साल के अंदर पूरा होने वाला या फिर जो इसको चुकाना है, ऐसे कितना कर्ज है। फिर हमारा वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है। तो इन सारे पैरामीटर को ये लोग एनालिसिस करते हैं और इन पैरामीटर को एनालिसिस करने के बाद एक यहाँ पे एक कोड देते हैं, रेट रेट करते हैं कि ये कंट्री कौन सा वो अच्छा है, किसको कर देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो ये रेटिंग में जो है AAA जो है सबसे टॉप है, मीन्स हाईएस्ट है। ऐसे लोगों को लोन देना काफ़ी सिक्योर होता है। और डी जो है ये लोएस्ट होता है, मीन्स इनकी कहने जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग है इनके हिसाब से ऐसे लोगों को लोन देने से आपका अमाउंट फंस सकता है, ये लोग दे नहीं पाएंगे। तो इसका थ्रेशोल्ड क्या है जिससे कि इन्वेस्टमेंट मिले। तो यहाँ पे BBB- जो है स्टैंडर्ड एंड पुअर के लिए, एंड फिच एंड जो ये Baa3 है मूडी के लिए, ये 3 लोगों के लिए Baa- होता है। तो सपोज ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है कि एक तो बारोइंग, किसी देश को कर्ज लेना हो तो ये काफ़ी आसानी से मिल जाता है। दूसरा है कि काफ़ी सस्ते इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है, क्योंकि जब रिस्क कम रहता है तो कोई भी जो कंपनी ये एंटिटी या फिर कहीं बाहर से लोन लेना रहता है वो काफ़ी सस्ते मिल जाता है। तो इन लोगों के पास बारोइंग आ जाने से वो जो इन्वेस्टर होता है उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता है और ये फॉरेन फॉरेन से रिलेटेड विदेशी जो इन्वेस्टमेंट होता है इसको अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी के लिए देखा जाए कि वर्ल्ड में 3 मेजर जो अमेरिकन बेस्ड जो है सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो कौन कौन सी है? स्टैंडर्ड एंड पुअर हो गया, मूडी हो गया, फिच हो गया। ये 3 जो है देखेंगे कि सोवरेन सोवरेन मीन्स किसी देश की रेट करती है कि कौन सा देश कितना उसको यहाँ पे उसकी क्या रेटिंग है, उसको कर्ज देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो ये सारे इन सब चीज़ों का के लिए यूज़ किया जाता है। अभी देखेंगे कि हमने मेजर टॉपिक्स तो कवर कर लिया है। अभी शॉर्ट में देखेंगे कि इनविट्स क्या होते हैं। तो इनविट्स स्टैंड फॉर, यहाँ पे देखेंगे कि इनविट्स मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। तो इसको हम इनविट बोलते हैं। तो इनविट क्या होती है? बेसिकली एक जैसा म्यूचुअल फंड होता है वैसे ही एक ग्रुप ऑफ ऐसी कंपनीज होती हैं जो प्योरली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती हैं। तो ऐसे जो टाइप का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम इनविट बोलते हैं। और ये सेबी के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं। जैसे कि कोई ऐसी कंपनी है टोल बनाने वाली, मल्टीपल कंपनी हो गया, पावर लाइन बिछाने वाली कंपनी हो गया, पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी हो गई। तो ऐसे कंपनी में जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ऐसा ग्रुप ऑफ एंटिटी बनती है उस चीज़ को हम इनविट बोलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि अभी रिसेंटली जो है IEPFA है, उन्होंने एक टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है 14453। और IEPFA क्या होता है कि इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए है। ये यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। हमने बस शॉर्ट में बता दिया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करने लगते हैं कि सर आपने ये टॉपिक स्किप कर दिया, इसलिए हमको सारा टॉपिक को कवर लेकर करना पड़ता है इनकेस। बट ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये किसके अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के आता है। और ये किसके अंडर रजिस्टर्ड? ये कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड है। और ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं इनके एजुकेशन और प्रोटेक्शन के लिए एक फंड का इस्टेब्लिश करती है। यहाँ पे आप क्या होता है कि 14453 पे यहाँ पे कॉल करके यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स से रिलेटेड एजुकेशन है, प्रोटेक्शन है, उनकी अथॉरिटी के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि फ्रंट रनिंग। तो बेसिकली फ्रंट रनिंग क्या होता है कि सपोज जो आप यहाँ पे कोई कंपनी है और आपको
ऐसा उस कंपनी के बारे में कुछ जानकारी पता चला है जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है। मीन्स ऐसे हमारे पब्लिक जो न्यूज़ चैनल होता है, न्यूज़पेपर आता है, उसमें ऐसा इस तरीके का न्यूज़ नहीं है। बट आपको इंटरनल जो होता है, इंटरनल सूत्रों से पता चला कि इस कंपनी में ऐसा कुछ विवाद होने वाला है या फिर ऐसा कुछ इशू होने वाला है या कंपनी डिफ़ॉल्ट करने वाली है। उस बेस पे आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करके जो भी डायरेक्टली एंड डायरेक्टली सिक्योरिटी या उसके इक्विटीज़ को बाई या सेल करते हैं या फ्यूचर ऑप्शन को जो बाई सेल करते हैं, तो इस चीज़ को हम फ्रंट रनिंग बोलते हैं, जो कि इंडिया में इलीगल है और ऐसे केस में सेबी फाइन भी लगा सकती है। तो ये भी यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट हमने एक आपको बताया है। अगला हमारा टॉपिक है कि इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स, तो जिसको शॉर्ट में विक्स बोलते हैं। तो ये विक्स क्या है? तो बेसिकली ये एक जो हमारा एनएससी के अंडर जो टॉप 50 कंपनी है, जिसको हम निफ्टी निफ्टी 50 बोलते हैं, निफ्टी 50। तो ये विक्स क्या करती है, एक फ्लक्चुएशन इसमें कितना हो सकता है इसका एक प्रेडिक्शन करती है कि आने वाले 30 दिन में उसमें कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है। उस चीज़ को विक्स बोला जाता है, वोलेटिलिटी इंडेक्स फंड। कि ये कितना, ये अमाउंट से मेजर किया जाता है कि कोई भी इंडेक्स है कि इतना फ्लक्चुएट कर सकता है आने वाले 30 दिन में। तो जिसका फ्लक्चुएशन जितना ज़्यादा होगा उसमें वोलेटिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। मीन्स इस रिपोर्ट में बोला गया कि इसमें फ्लक्चुएशन सबसे ज़्यादा होगा, तो उसमें उसमें जो है वोलेटिलिटी मीन्स जो उतार और चढ़ाव बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो है किसको यहाँ पे मेजर करती है, ये मेजर करती है निफ्टी 50 को बेसिकली। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि फिंटरनेट। तो फिंटरनेट क्या होता है कि जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम होता है, ये जब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जैसे इंटरनेट हो गया, कोई इंडिविजुअल है उसका डेटा एक साथ कनेक्ट है, कोई बिजनेस है उसका डेटा कनेक्ट है। तो इससे एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप कितने भी अमाउंट का किसी भी टाइम पे कहीं पे भी और किसी भी डिवाइस से कोई ट्रांजैक्शन फाइनेंशियली कर पाएँ, तो इससे क्या होगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि फिंटरनेट। और ये हाईलाइट में इसलिए था कि जो नंदन नीलेकनी हैं, जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट प्रपोज किया कि इस तरीके का हमें सिस्टम लेकर आना चाहिए। बट इससे आप जानते होंगे कि काफ़ी रिस्क भी रहेगा कि आप कोई भी अमाउंट का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सपोज आपका इसमें अकाउंट हैक हो गया है, फिर मोबाइल आपका हैक हो गया है या किसी ने दूसरे ने कंट्रोल कर लिया है, तो आपका पूरा अकाउंट बैलेंस जीरो कर सकता है। तो ये काफ़ी मतलब ये रिस्की है इस तरीके के बारे में सोचना। हमारा अगला टॉपिक है कि परपेचुअल बॉन्ड। तो परपेचुअल बॉन्ड बेसिकली एक एटीटी वन लेकर आया गया है। तो इसमें परपेचुअल जो बॉन्ड है, ये एक इस तरीके का एक फंड रेज करने का इंस्ट्रूमेंट होता है। मीन्स आप देखेंगे कि ऐसा कोई एक सर्टिफिकेट दे दिए और उस सर्टिफिकेट के बेस पे आपने पैसे ले लिए, तो उस सर्टिफिकेट को हम सब क्या बोलेंगे कि फंड रेजिंग फंड, सॉरी, फंड रेजिंग इंस्ट्रूमेंट। मीन्स आपने उस सर्टिफिकेट को बेच के आपने पैसा ले लिया। तो इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसको फंड रेजिंग बोलते हैं और इसका कोई मैच्योरिटी डेट नहीं रहता है। और यहाँ पे जो बायर रहते हैं उनको एक कूपन दिया जाता है या तो फिर उनको इंटरेस्ट रेट दिया जाता है कि आप हमें इतना फंड दो, आपको हम एनुअली इतना इंटरेस्ट देंगे, या फिर हम कोई ऐसा कूपन देंगे जो कि आप सिक्योरिटीज मार्केट में जाके बेच के आप उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। और जो ऐसी कंपनीज होती हैं जो परपेचुअल बॉन्ड उठाती हैं, उन पे सिर्फ जो लाइबिलिटी होता है वो इंटरेस्ट रेट देने का होता है। मीन्स कंपनी ने बोला कि हम इंटरेस्ट रेट देंगे, तो उनको इंटरेस्ट रेट देना ही है। बट आप जाके सोचते हैं कि आप मुझे मेरा पैसा दे दो, तो ये इसके लिए लायबल नहीं है। आपने सिर्फ इंटरेस्ट रेट दे देगी वो, और आप जाइए उस जो भी उन्होंने सिक्योरिटी दिया है उसको जाइए आप सिक्योरिटीज मार्केट में बेच के वहाँ से पैसा अपना रिकवर करिए। इस तरीके के जो बॉन्ड होते हैं उसको परपेचुअल बॉन्ड बोलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि जो प्रोमिसरी नोट होता है इसके बारे में देखेंगे। तो प्रोमिसरी नोट बेसिकली जो है, जो एफपीआई होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इसके द्वारा इशू किया जाता है। और ये किन लोगों को इशू किया जाता है? ये इशू किया जाता है ओवरसीज इन्वेस्टर। ओवरसीज मीन्स हमारे कंट्री के बाहर बैठे लोग जो इन्वेस्टर होते हैं, हमारे कंट्री के बाहर के जो इन्वेस्टर होते हैं उनको जो हम लोग बोलते हैं ओवरसीज इन्वेस्टर। तो ये हमने बताया कि ये जो है इशू किया जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के द्वारा, और ये अलाउ करती हैं जिससे हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट, यहाँ पे आप हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज में आप
फंड अपने जो हैं उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के। तो ऐसे जो नोट्स होते हैं जो इनको ओवरसीज इन्वेस्टर को दिया जाता है उसको हम प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि हमें एक तो जो सेबी से रजिस्टर कराना पड़ता है वो उस प्रोसेस से बच जाएंगे। आपकी जो ये है आइडेंटिटी वो भी आपकी हिडन रहेगी और इसके साथ साथ क्या होगा कि आपके पास और ज़्यादा चॉइसेस रहते हैं कि कहाँ पे आपको सपोज कहीं पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है तो आपके पास फास्ट चॉइसेस हैं कि कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रोमिसरी नोट होते हैं। इसको आप अपने स्टैटिक से भी लिंक के देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आपने जो भी प्रोमिसरी नोट पर यूपीएससी का जो भी शॉर्ट नोट बनाया है उसको से रिवाइज कर लीजिएगा। इनकेस स्टिल आपको लगता है कि कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम उसका आंसर करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है कि जो है इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। तो बुलियन एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है कि जो फिजिकल फॉर्म में गोल्ड या फिर हमारा सिल्वर घर पे रखे रहते हैं उस चीज़ का जब हमारा खरीद और बेचा जा सके उस चीज़ पे, उस चीज़ को हम बुलियन बोलते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या था, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने एक फर्स्ट अपना एक बुलियन एक्सचेंज सेट किया है जहाँ पे आप देखेंगे। और ये कहाँ पे सेट किया, ये गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जो है जो कि गांधीनगर 2022 में बना था वहाँ पे स्टेबल किया है। किसके द्वारा किया गया है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। तो बुलियन मीन्स क्या होता है, बुलियन मीन्स ये होता है कि आप फिजिकल फॉर्म में जो फिजिकल गोल्ड रखे रहते हैं या फिर सिल्वर रखे रहते हैं जो नियरली हाई प्योरिटी मीन्स नियरली 100% प्योरिटी के साथ होता है, तो आप अपने घर में रखे रहते हैं। तो तो क्या होता है कि ऐसी चीज़ का जब हम किसी बैंक के साथ रह के उस पे इंटरेस्ट या फिर उस पे किसी और तरीके का हमारा इनकम सोर्स जनरेट हो उस चीज़ को हम बुलियन एक्सचेंज बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ये रेगुलेट किया जाता है आईएफसीए द्वारा। और इंडिया का ये जो है लीडिंग मार्केट मैन्युफैक्चरर इंस्टीट्यूशन है जैसे कि हमारा एनएससी एससीएम उसी टाइप का। दूसरा हमारा अगला टॉपिक है कि कैरी ट्रेड। तो कैरी ट्रेड बेसिकली क्या होता है कि आपने सपोज एक करेंसी से यहाँ पे देखेंगे एन कैरी ट्रेड मीन्स ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटजी है जिसमें आप देखेंगे कि किसी ऐसी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ की कंट्री का जो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाने की वजह से आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको लोन मिल जाएगा और इंटरेस्ट रेट कम है। तो वो फंड आप जाके जो दूसरी कंट्री जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करेंगे तो उससे होने वाले प्रॉफिट को और उस टाइप की ट्रेड की स्ट्रेटजी को हम कैरी ट्रेड बोलते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं। तो हमारे आज का लेक्चर पढ़ाने से आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन कर देने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए, और एक वीडियो में बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगते हैं। और जो भी हमने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया और पॉलिटी का पीटी 365 कवर किया तो बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे और कमेंट कर रहे थे सर आपने बहुत अच्छा कवर किया। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।